फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री आफ्टर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के हम यूनिट फर्स्ट को करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। इसमें हम समझने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या है। आज की इस पूरी वीडियो में हम यही समझेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है ये एक प्रोसेस है ऑफ शेयरिंग आइडियाज़। शेयर करना यानी आदान प्रदान करना आइडियाज़ का, इंफॉर्मेशन का, फीलिंग्स अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का, अपने तथ्यों का और अंडरस्टैंडिंग जो हमारे बीच समझ होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक की अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ का, अपने थॉट्स का आदान प्रदान करना, ये जो प्रोसेस है इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं अपना। सेकंड है हमारा द इंग्लिश वर्ड। ये जो इंग्लिश वर्ड है कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब होता है लिया गया। क्या मतलब होता है? लिया गया। सो द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन, ये जो हमारा इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन है, इस डिराइव्ड से लिया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से जो कि है कम्युनिस। कम्युनिकेशन को लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ का आदान प्रदान करना, इन्फॉर्मेशन का अमंगस्ट पीपल, लोगों के बीच में। सो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन द अदर वर्ड। दूसरे शब्दों में बोले तो कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन, फीलिंग्स और एटीट्यूड। यानी दूसरे शब्दों में बोले तो कम्युनिकेशन जो है इसमें ट्रांसमिशन है यानी आदान प्रदान है, और इंटरेक्शन है किसका? फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, ओपिनियन, फीलिंग्स और एटीट्यूड का। इंटरेक्शन मतलब जब दो चीज़ें या फिर दो बातें एक साथ आके मिलती हैं, यानी जब दो लोग आपस में मिलकर बात कर रहे हैं, जब उनके खुद के ओपिनियंस, उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ आके मिलती हैं, मतभेद करती हैं, तो इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना। कम्युनिकेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कम्युनिकेशन जो है वो एसेंस है मैनेजमेंट का। एसेंस का मतलब होता है तत्व या फिर सार, यानी कम्युनिकेशन जो है ये सार है मैनेजमेंट का या फिर तत्व है एक मैनेजमेंट का। यानी अगर हम मैनेजमेंट किसी चीज़ की हम मैनेजमेंट करने चलते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन का अच्छा होना उसमें बहुत ज़रूरी है, तभी मैनेजमेंट हो सकती है। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना। बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कोई भी बेसिक फंक्शन हो, जैसे कि प्लानिंग हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जा सकता वेल विदाउट, किसके बिना? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है प्रभावित। क्या होता है? प्रभावित। यानी कि बेसिक फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का, लाइक किसी चीज़ को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको एक प्रभावित कम्युनिकेशन के बिना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। लाइक हम किसी चीज़ की प्लानिंग भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो लाइक दो लोग हैं, हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं, है ना, तो उसको प्लान करने के लिए भी दो लोगों के विचारों का, उनके थॉट्स का, उनके बीच की इन्फॉर्मेशन का, उनके आइडियाज़ का, उनकी नॉलेज का मिलना बहुत ज़रूरी है। तब तक वो जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा जब तक उनके बीच की जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो अच्छी नहीं होगी। वो एक दूसरे की बातों को समझेंगे, अपनी बातों को दूसरों को समझा पाएंगे, तभी उनके बीच की कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी और तभी वो किसी मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना। कम्युनिकेशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट टू पार्टीज़। कम्युनिकेशन जो है कैन नॉट टेक प्लेस, ये नहीं हो सकती विदाउट टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के बिना ये कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है ये नहीं हो सकती। वो पार्टीज़ कौन सी हैं? सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर में एक वर्ड आता है सेंड। सेंड मतलब होता है किसी को कोई चीज़ भेजना, एंड रिसीव मतलब कोई चीज़ रिसीव करना, प्राप्त करना। तो सेंडर वो आदमी होता है या फिर वो पर्सन होता है जो अपनी बात किसी को कहता है, एंड रिसीवर वो पर्सन होता है जो उस बात को समझता है, उस बात को सुनता है। तो कहने वाला सेंडर एंड उसको सुनने वाला रिसीवर, और उस पर रिस्पॉन्स करने वाला रिसीवर होता है। तो बिना सेंडर और रिसीवर के कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकता। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, यानी कि अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव यानी प्रभावित बनाना चाहते हैं, सेंडर शुड नो रिएक्शन। सेंडर को जानना चाहिए रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, किसकी प्रतिक्रिया को? ऑफ रिसीवर। ओके,
तो अपनी कम्युनिकेशन को प्रभावित बनाने के लिए सेंडर को रिसीवर की प्रतिक्रिया को समझना चाहिए, और रिसीवर की जो प्रतिक्रिया है उसको फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। लाइक फ्रेंड्स, हम अभी एक बात समझते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, कि हमारी कम्युनिकेशन तभी क्यों इफ़ेक्टिव होगी। लाइक अगर मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, तो जैसे कि आप मेरे रिसीवर हैं एंड मैं आपके लिए सेंडर हूँ, मैं आपको ये पूरी बात समझाना चाह रही हूँ। तो अगर आप मुझे कोई प्रतिक्रिया देते हैं, अपना कोई रिएक्शन देते हैं, कोई फीडबैक देते हैं, अगर मैं आपके उस फीडबैक को समझकर ये पता लगा सकूं कि हाँ आपको मेरी कही हुई बात समझ आई है या नहीं आई है, और अगर नहीं आई है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको अलग तरीके से अपनी बात समझा सकूं, तो हाँ ये बहुत ज़रूरी होता है अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तभी मेरी कम्युनिकेशन जो है प्रभावित कम्युनिकेशन बन पाएगी, तभी हम लोगों के बीच में एक लिंक बन पाएगा। वरना कई बार ऐसा होता है ना कि दो बंदे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन एक बंदा जो समझ नहीं पाता है, और सेंडर जो है वो रिसीवर की प्रतिक्रिया को नहीं समझ पाता। सेंडर को लगता है ये मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है, लेकिन सेंडर को रिसीवर के प्रतिक्रिया को समझना चाहिए कि अगर ये मेरी इस बात को इस तरीके से नहीं समझ रहा है तो क्यों ना मैं इसे दूसरे तरीके से बोल कर देखूँ। तो इस पॉइंट में हम यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी कम्युनिकेशन को प्रभावित बनाने के लिए सेंडर को, यानी बात कहने वाले को, रिसीवर की प्रतिक्रिया को समझना चाहिए, उसके फीडबैक को समझना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट, यानी एक बिल्कुल परफेक्ट कम्युनिकेशन बिल्कुल सही और इफ़ेक्टिव यानी प्रभावित कम्युनिकेशन वुड अकर हो सकती है व्हेन अ थॉट और आइडिया वाज ट्रांसमिटेड, जब कोई एक सोच या फिर आइडिया ट्रांसमिटेड किया जाता है उसे सो द रिसीवर, और जो हमारा रिसीवर होता है, हमारी बात को रिसीव करने वाला होता है, सुनने वाला होता है, परसीव्ड एग्जैक्टली सेम मीनिंग एज सेंडर, वो समझे बिल्कुल सेम वही मतलब उस बात का जो सेंडर कहना चाहता है। यानी हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव और परफेक्ट तभी होगी जब कोई थॉट या फिर आइडिया जो कि सेंडर रिसीवर को भेजना चाहता है, समझाना चाहता है, रिसीवर सेम उसी बात को समझ जाए, तो वो जो हमारी कम्युनिकेशन होगी वो तभी इफ़ेक्टिव होगी और तभी परफेक्ट कम्युनिकेशन कहलाएगी। ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी है समझने के लिए ह्यूमन्स यानी इंसानों के कल्चर यानी उनकी संस्कृति को, और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को समझने के लिए कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कम्युनिकेशन एक्ट एज अ लिंक। कम्युनिकेशन जो है एक्ट करती है कड़ी की तरह, किसके बीच में? बिटवीन पीपल, ग्रुप्स एंड वर्ल्ड, यानी कम्युनिकेशन लोगों को, ग्रुप्स को और संसार को जोड़ती है। ये इन सब के बीच में कड़ी का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सक्सेस पीपल हैव बेटर कम्युनिकेशन वे। जो पीपल सक्सेस हो चुके हैं, यानी जो लोग सक्सेस हो चुके हैं, उन लोगों के पास एक बेटर कम्युनिकेशन वे होता है। हमने नोटिस किया जो लोग सक्सेस हैं वो एक बहुत अलग ढंग से बात करते हैं, उनके बात करने का, उनका कम्युनिकेट करने का वे ही बहुत अच्छा होता है देन अदर्स, दूसरे लोगों के मुताबिक। सो इसलिए हम कह सकते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी एक प्रभावित कम्युनिकेशन जो है इज़ एसेंशियल, वो ज़रूरी है टू अचीव आवर गोल्स इन लाइफ, जिससे कि हम अपने गोल्स जो है अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं अपने डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। यहाँ पे हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की। यहाँ पर मैंने 8 से 9 डेफिनेशन दी हुई हैं। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर हो। यहाँ पे अलग अलग राइटर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। फर्स्ट हमारी अकॉर्डिंग टू लूथर के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की? इट इज़ द ट्रांसमिशन, उनके अनुसार कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसमिशन है ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसमिशन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। इसके अंदर ट्रांसमिशन होता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का, जो एक ऐसे इन्फॉर्मेशन का जो कि बहुत मीनिंगफुल होती है, यानी जिसका कोई मतलब होता है। इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एंड इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस, और हाँ ये एक ऐसा प्रोसेस भी है दैट इन्वॉल्व्स, जो कि इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर्स, यानी जिसके अंदर बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार का एक्सचेंज भी होता है। क्या होता है? व्यवहार का एक्सचेंज भी होता है।
सेकेंड है हमारी अकॉर्डिंग टू सेनबोर्न। सेनबोर्न के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है? सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। सेनबोर्न के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैसेजेस का सेंडिंग एंड रिसीविंग होती है, यानी जिसके अंदर हम मैसेजेस को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून। फॉर्च्यून के अकॉर्डिंग इट इज द प्रोसीजर, ये एक ऐसा प्रोसीजर है वेयरबाय जिसके तहत वन माइंड इफेक्ट्स अदर माइंड, जिसके तहत एक दिमाग दूसरे दिमाग को इफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है। लाइक एक दिमाग दूसरे दिमाग को इफेक्ट करता है, ये जो प्रोसीजर है इसको कम्युनिकेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून। हमारी फोर्थ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूस्ट्रॉम एंड डेविस। ओके, सो इनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर। कम्युनिकेशन जो है ये ट्रांसफर है ऑफ इंफॉर्मेशन, किसका? इंफॉर्मेशन का, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचना एक इंफॉर्मेशन का, वो कम्युनिकेशन है। इट इज़ अ वे ऑफ रीचिंग अदर्स, ये एक रास्ता है जिसके थ्रू हम दूसरों तक पहुंच सकते हैं बाय ट्रांसमिटिंग आइडियाज, फैक्ट्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड वैल्यूज़। अकॉर्डिंग टू न्यूस्ट्रॉम एंड डेविस कम्युनिकेशन एक ऐसा रास्ता है जिसके रास्ते हम दूसरे लोगों तक पहुंच सकते हैं अपने आइडियाज़, अपने तथ्यों को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने मूल्यों को ट्रांसमिट करके। चलिए अब अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू त्रिवाथा। सो कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसफरिंग होती है एंड रिसीविंग, और रिसीविंग होती है किसकी? इन्फॉर्मेशन की, थ्रू यूज़ ऑफ कॉमन सिंबल्स। यानी इनके अकॉर्डिंग इसमें कम्युनिकेशन जो एक प्रोसेस है इसके अंदर ट्रांसफरिंग होती है, किसी चीज़ को हम भेजते हैं, रिसीविंग होती है, कोई जो है रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, किसकी मदद से? कॉमन सिंबल्स की मदद से, सो डैट अंडरस्टैंडिंग टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग जो समझ जो होती है वो पनपती है। चलिए पढ़ते हैं अपनी सिक्स्थ डेफिनेशन। सिक्स्थ डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू एमरी एंड अदर्स। इन्होंने जो बोला कम्युनिकेशन इज आर्ट, यानी कम्युनिकेशन एक कला है ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की, एक जगह से दूसरी जगह करने, भेजने की, आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। यानी इनके अकॉर्डिंग एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और एटीट्यूड को ट्रांसमिट करना, ट्रांसफ़र करना, आदान प्रदान करना, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। सेकेंड है हमारे अकॉर्डिंग टू ए कुमार। ए कुमार के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैसेज, यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम एक मैसेज को इस लायक, समझने लायक बनाते हैं, मेकिंग अ मैसेज अंडरस्टूड बाय सेटिस्फाइंग द नीड सेट्स एंड ईगो सेट्स ऑफ अ रिसीवर। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक मैसेज को समझने लायक बनाते हैं जो कि उसको रिसीवर के नीड सेट्स, यानी उसकी ज़रूरतों को और उसकी ईगो सेट्स को सेटिस्फाई कर सके। यानी वो मैसेज ऐसा होना चाहिए कि जो सुनने वाला है उसको, वो उसकी ज़रूरत को और उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर सके, मैसेज ऐसा होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू ए कुमार। फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फॉर्मेशन, मतलब ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। पहला और सबसे ज़रूरी कार्य होता है, काम होता है हमारे कम्युनिकेशन का कि वो हमें जानकारी दे किसी भी चीज़ के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, प्रोवाइड मतलब देना, ठीक है। तो जानकारी प्रदान करना, जानकारी देना हमें किसी भी टॉपिक के बारे में, ये हमारे कम्युनिकेशन का पहला और सबसे ज़रूरी फंक्शन होता है। इट इज़ डन वर्बली एंड नॉन वर्बली। अब इसे दो तरीके से किया जा सकता है, जानकारी वर्बली भी दी जा सकती है, नॉन वर्बली दी जा सकती है। वर्बली क्या होती है? वर्बली वो होती है जब जिसे हम बोल कर देते हैं, एंड नॉन वर्बली जिसको हम बिना बोले देते हैं। तो वर्बली दो तरीके से दी जा सकती है। फर्स्ट ओरल, ओरल यानी मुंह से बोलकर, शब्दों के द्वारा। दूसरी रिटन, रिटन यानी लिखकर, हाथ ऐसे लिखकर हम किसी को जानकारी दे तो वो भी वर्बली में ही आएगी। सेकेंड है हमारी नॉन वर्बली। तो नॉन वर्बली हम तीन तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज, यानी हम जो लोग होते हैं, हम जो इंसान हैं, हमारे शरीर की लैंग्वेज के मूवमेंट के थ्रू हम कैसे हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, हमारे बैठ कैसे रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम अपने हाथ पैर कैसे हिला रहे हैं, इन सब के मूवमेंट के थ्रू भी हम किसी को जानकारी दे सकते हैं। सेकंड होता है जेस्चर्स। जेस्चर होता है इशारा, यानी इशारों के थ्रू, जैसे कि हम एक गेम खेलते हैं ना डम्पशर आर्ट्स, उसके अंदर हम इशारों के थ्रू समझाते हैं, तो वैसे। थर्ड होता है पोस्चर। पोस्चर होते हैं किसी व्यक्ति के बैठने, खड़े होने और चलने का तरीका, वही सेम ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो अब चलिए अपना सेकेंड फंक्शन देखते हैं।
सेकेंड फंक्शन है हमारा कंट्रोल, यानी कंट्रोल करना, यानी कि किसी को नियंत्रित करना, ठीक है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हमारा अगला सबसे ज़रूरी कार्य है कम्युनिकेशन का, इज़ टू कंट्रोल मेंबर्स बिहेवियर, यानी कंट्रोल करना लोगों के बिहेवियर को, व्यवहार को कंट्रोल करना, यानी नियंत्रित करना, उसको अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से उसको ये देखना कि हाँ वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके बिहेवियर का कंट्रोल करना, ठीक है, इन सेवरल वेज। और हम बहुत सारे तरीक़ों से बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सिस्टम एंड फॉर्मल गाइडलाइंस दैट एम्प्लॉयज़ आर सपोज टू फॉलो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है फ्रेंड्स संस्था, जैसे कि कोई कंपनी जहाँ पे कोई बॉस हो और उसके नीचे काम करने वाले लोग हो जो एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे खुद का एक सिस्टम होता है, ठीक है, और उनके पास खुद के ऐसे नियम होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को पालन करने होते हैं। एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं फ्रेंड्स जो कि किसी कंपनी में एक बॉस के नीचे काम करते हैं। काम करने वाले लोग जो नौकर होते हैं उनको एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। तो हर एक कंपनी में अपना खुद का एक सिस्टम होता है, उसके खुद के कुछ नियम होते हैं जो कि वहाँ काम करने वाले लोगों को मानने होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा इसका, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो कंट्रोल्स बिहेवियर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो भी व्यवहार को कंट्रोल करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? अभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक टाइप है कम्युनिकेशन का, जिसमें कि हम जैसे कि हम अपने घर वालों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, वो बात करने का जो हमारा तरीका होता है वो इनफॉर्मल में आता है। किसी से कुछ भी कह देना, ये ना सोच, मतलब बोलने से पहले सोचना समझना ना, हमारे लैंग्वेज पे कोई ऐसा ना हो कि हाँ हम ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, हम इस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना, हम सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा मन करे हम दिल खोल कर बात कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है। एंड फॉर्मल एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन उस टाइप की कम्युनिकेशन होती है जिसमें हमें सोच समझ कर बात करनी होती है, जैसे कि हम अपने टीचर्स से बात करते हैं, अपने बॉस के साथ बात करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन है हमारी वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती है, ठीक है। इसमें हमें सोच समझ कर बोलना होता है, ठीक है। इसके कुछ नियम होते हैं कि ऐसे ही बोलेंगे, हाँ हम इनके सामने ये नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे ये बोला है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो भी कंट्रोल करती है, वो भी नियंत्रित करती है, वो भी देखती है लोगों के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को, ठीक, संभालती है लोगों के व्यवहार को। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर बॉसेस, ये ज़रूरी नहीं है बॉसेस के लिए टू फॉर्मली इशू इंस्ट्रक्शन, कि वो फॉर्मल तरीके से ही लोगों को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दे, कुछ ऐसे नियम दे दे कि हाँ तुम्हें यही करना है, तुम्हें ये नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, नहीं। इनफैक्ट इट इज़ नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सप्लिसिट दैट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेस ग्रेटर कंट्रोल दैन फॉर्मल कम्युनिकेशन। बल्कि आजकल जो चलन में भी चल रहा है, जो ज़्यादा ऑब्वियस है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकती है फॉर्मल कम्युनिकेशन के मुकाबले। यानी कि अगर जो आजकल ये ज़रूरी है कि बॉस जो है वो एक इंस्ट्रक्शन यानी एक नियमों की लिस्ट दे दे पूरी कि हाँ आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना, बल्कि उसके बजाय अगर वो इनफॉर्मल यानी प्यार से किसी से बात करता है अपने एम्प्लॉय से और उन्हें बोलता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, तो वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को, उनको ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है कि हाँ आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना। उसके एम्प्लॉयज़ जो है उसको ज़्यादा अच्छे से सुनना पसंद करेंगे जब वो उनसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेगा, दोस्त की तरह बात करेगा, ठीक है। थर्ड है हमारा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना किसी काम के लिए। सो कम्युनिकेशन फोस्टर्स मोटिवेशन बाय क्लैरिफाइंग टू एम्प्लॉयज़ व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ वेल दे आर डूइंग एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इफ़ इट्स सुपर्ब। तो कम्युनिकेशन जो है मदद करता है मोटिवेट करने में, क्या करने में, किसी को बढ़ावा देने में मदद करती है बाय क्लैरिफाइंग, उनको ये क्लियर करके, ये साफ करके एम्प्लॉयज़ को कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, और अगर उनकी जो परफॉर्मेंस है यानी वो जो काम कर रहे हैं अगर वो बहुत अच्छा है तो वो उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन मोटिवेट करने में भी मदद करता है। सेकेंड पॉइंट हमारा इसका, द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक गोल्स, यानी कि फीडबैक ऑन प्रोग्रेस टूवर्ड गोल्स एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर ऑल स्टिमुलेट मोटिवेशन एंड रिक्वायर कम्युनिकेशन। यानी कि हम जब गोल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, उसके गोल्स वो होते हैं फ्रेंड्स जैसे कि हमें कुछ करना है, हम कुछ करना चाहते हैं। लाइक मैं बताऊं, मेरा गोल, जैसे मैं टीचर बनना चाहती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे एक लाइफ का एक गोल हो गया,
कि हाँ मैं इसे हासिल करना चाहती हूँ। तो उसे हासिल करने के लिए मैं जो अपना काम करूँगी उसके ऊपर अगर लोग मुझे फीडबैक देते हैं, यानी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि हाँ तुम काम सही कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, तो हाँ ये सारी बातें मुझे प्रोत्साहित करती हैं, ये मुझे बढ़ावा देती हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। हम किसी से बात कर कर ही पता लगा सकते हैं कि हाँ हम जो है अपने उस निश्चित गोल की तरफ सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसका, इफ़ यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग, अगर आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड है पहले से ही, ठीक है, प्रोत्साहित है, यू आर कोज टू फील डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग एंड विलिंग टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड, तो तुम जो हो वो ज़्यादा अच्छा फील करोगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए यानी हासिल करने के लिए, ठीक है। एंड विलिंग टू वर्क हार्ड इन टू सक्सीड, और तुम सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पसंद करोगे, तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे अपने उस काम को हासिल करने के लिए। सो यू हैव फर्स्ट गो टू मोटिवेट चिल्ड्रन, सो इसलिए सबसे पहले तुमको बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, एंड देन टू टीच देम, और फिर उन्हें पढ़ाना चाहिए। एंड द सेम लॉजिक अप्लाइज टू वर्कर्स, और ये जो सेम लॉजिक है ये अप्लाई होता है वर्कर्स के लिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि किसी कंपनी के अंदर। अगर आप पहले से ही मोटिवेटेड हो किसी काम को करने के लिए, आप अपना गोल बना चुके हो कि हाँ मुझे ये काम करके ये मिलेगा और मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ, तो हाँ आप उस काम को करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप और ज़्यादा रेगुलर हो जाएंगे कि हाँ मुझे डेली जाना है, डेली ये करना है, ये नहीं करना, तो ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आप को, मतलब कोई आपको मोटिवेट कर सकता है, आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो। ये हमारा फंक्शन हो गया, थर्ड फंक्शन हो गया हमारे कम्युनिकेशन का। अब देखते हैं हमारा फोर्थ फंक्शन है इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इंडिपेंडेंस। इमोशन मतलब जो हमारे भाव होते हैं, हंसना, रोना, दुख, हमारी खुशी, ठीक है। एक्सप्रेस यानी उनको एक्सप्रेस करना, उनको दिखाना, अपने इमोशनल एक्सप्रेशन यानी अपने इमोशंस को, भावों को दिखाना, और इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी। ये हमारा चौथा फंक्शन है हमारे कम्युनिकेशन का। द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन ग्रुप इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन सेंस दैट, जैसे कि जो कम्युनिकेशन ग्रुप्स के अंदर होती है उसके खुद की इंपॉर्टेंस होती है। इट गिव्स देम बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर फ्रस्ट्रेशन एज वेल एज फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो वो जो हमारी एक बात होती है किसी ग्रुप्स के अंदर, तो वो उसके खुद की इंपॉर्टेंस होती है उस कम्युनिकेशन की, क्योंकि वो उन्हें, उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक मौका देता है कि हाँ वो वहाँ अपने भड़ास निकाल सकता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन पा सकता है, यानी कि वो फीलिंग, संतुष्टि की एक फीलिंग होता है ना किसी काम को करने के बाद, जब हमें बहुत संतुष्ट फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ ये काम हमने अब कर लिया, ठीक है। या फिर किसी भड़ास को निकालने के बाद लगता है ना कि हाँ अब हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, तो वही वाली फीलिंग होती है सेटिस्फैक्शन की फीलिंग। तो जब हम किसी ग्रुप में बात करते हैं तो वो हमें एक मौका देता है वहाँ पे कि हाँ हम अपनी भड़ास निकाल सकते हैं और एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को पा सकते हैं। थर्ड है हमारा इसका, कम्युनिकेशन इन दिस वे प्रोवाइड्स देम अ रिलीज फॉर देयर फीलिंग्स। इस तरीके से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो ये हमें एक स्थान, ऐसी एक जगह प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं। एंड दैट इज़ फुलफिलमेंट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सोशल नीड, और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब सामाजिक तरीके से, सामाजिक ज़रूरत के हिसाब से देखो तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब अपना फिफ्थ फंक्शन देखते हैं। हमारा फिफ्थ फंक्शन है परसुएडिंग यानी राज़ी करना, किसी को मनाना किसी बात के लिए, ठीक है। सो वन मोर इसेंशियल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, एक और ज़रूरी फंक्शन है कम्युनिकेशन का, इस परसुएडिंग अ सिंगल पार्टी बाय अनदर, किसी को मनाना, एक सिंगल यानी किसी पर्सन को या फिर किसी भी पार्टी को मनाना बाय अनदर, दूसरे के द्वारा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पार्टी तो है बॉस, मैंने यहाँ पे पार्टी एज अ पर्सन के तौर, एक किसी इंसान के तौर पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे बॉस है, यहाँ पे कोई काम करने वाला एम्प्लॉय है, तो बॉस जो है एम्प्लॉय से अपना कोई काम निकलवाना चाहता है, तो वो उसे मना रहा है कि हाँ मेरा काम तुम ही सबसे अच्छे से करते हो, बाकी सब तो बेकार है, सब काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो इसको खुश करके अपने काम निकलवाना चाह रहा है, तो इसी को हम कहते हैं परसुएडिंग। तो कम्युनिकेशन जो है ये इसका एक एसेंशियल फंक्शन है कि हाँ ये किसी को राजी करने में, अपना काम निकलवाने में भी बहुत अच्छा हेल्पफुल है। इन बिजनेस एम्प्लॉयज परसुएड मैनेजमेंट सो दैट मैनेजमेंट एक्सेप्ट्स देयर आइडियाज, ओपिनियंस एंड सजेशन। बिजनेस में क्या होता है, या तो कभी बॉस एम्प्लॉय को अपना परसुएड करते हैं, या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कभी कभी वो भी पूरे मैनेजमेंट को, यानी जो उनसे ऊपर जो काम करते हैं पूरे उन लोगों को मनाते हैं कि हाँ हमारे आइडियाज़ ये हैं, हम ऐसे काम करेंगे, हमारे ये विचार हैं, ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो जो कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ भी राज़ी करते हैं अपने ऊपर काम करने वाले मैनेजमेंट को, या फिर मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एसेंशियल फंक्शन हो गया कम्युनिकेशन का।
सिक्स्थ फंक्शन है हमारा क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स विद एक्सटर्नल पार्टीज़, यानी रिश्ते बनाना बाहरी लोगों के साथ। पार्टीज़ यहाँ पे मैं लोगों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। कम्युनिकेशन क्रिएट्स रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन जो है रिश्ते बनाता है, नॉट जस्ट विद इंटरनल पार्टीज, सिर्फ इंटरनल यानी आंतरिक लोगों के साथ ही नहीं, जिन लोगों को हम पहले से जानते हैं, जिनसे हमारी बातचीत है। कम्युनिकेशन सिर्फ उन्हीं से रिश्ते बनाने में मदद नहीं करता है, बट ऑल्सो विद एक्सटर्नल पार्टीज। कम्युनिकेशन हमारे रिश्ते बनाता है उन लोगों के साथ भी जिन्हें हम जानते नहीं हैं, बाहरी लोगों के साथ भी हमारे रिश्ते बनाने में मदद करता है, लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड गवर्नमेंट। सेवेंथ हमारा रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी अगर हमें किसी चीज़ को समझने में, अच्छा रिड्यूस मतलब होता है कम करना, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी ना समझी, यानी किसी चीज़ को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, ना समझ आ रही हो तो उसको कम करना, उसके रिस्क को कम करना, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक अगर सोचो जैसे कि कोई किसी से बात कर ही नहीं रहा है, एक पूरी ऐसे कंपनी है जहाँ पे लोग किसी से बात नहीं कर रहे, बॉस अपने एम्प्लॉयज़ से बात नहीं कर रहा, जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने बॉस से बात नहीं कर रहे हैं, तो सोचो वहाँ पे काम कैसे होगा, ठीक है। तो वहाँ पे काम कैसे होगा, नहीं होगा वहाँ पे काम। वहाँ पे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपनी अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं, सबके दिमाग में ये बात बसी हुई है कि हाँ भाई ये लोग बात नहीं करते हैं, और सबके दिमाग में गलत गलत भावनाएं पैदा हो गई हैं, ठीक है। सबके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रोवर्सीज यानी अलग अलग बातें बीच में आ रही हैं। मे परहैप्स राइज इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर किसी कंपनी वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की कमी है तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, दूरियां बढ़ जाती है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को ना समझ पाने वाली एक जो कंडीशन होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन हेल्प्स टू ओवरकम एंड अवॉइड दीज मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन जो है मदद करता है इनसे बाहर आने में, उभरने में और इग्नोर करने में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग को। ओवरकम मतलब होता है उभरने में, एंड अवॉइड मतलब किसी को इग्नोर करना। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसको ये बता सकते हैं ना कि हाँ भाई ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना। या फिर अगर हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कई बार होता है ना कि दो लोग होते हैं, एक दूसरे से बात करते नहीं, लेकिन एक दूसरे के बारे में अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि ये आदमी गलत है भाई, या फिर ये गलत है, ये ऐसी है, ये वैसा। तो उससे अच्छा उससे एक बार बात करके देख लो, क्या पता जाओ आपके माइंड में चल रहा है ऐसा ना हो। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है हमें मदद करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में भी। नेक्स्ट और एट्थ फंक्शन है हमारा हेल्पिंग इन चॉइस मेकिंग, ये हमें फैसला लेने में भी मदद करती है, यानी कम्युनिकेशन जो है हमें फैसला लेने में, कोई चॉइस बनाने में भी मदद करती है। द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो फंक्शन है इज टू सप्लाई रेलेवेंट इन्फो, किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जानकारी देती है ये हमें टू मैनेजमेंट, किसको, मैनेजमेंट को, इन टाइम सो दैट दे आर एबल टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, तो क्या वो इस लायक हो जाते हैं कि हाँ वो एक अच्छा फैसला ले सकें। लाइक कोई कंपनी है, उसके अंदर जब उसको जो कम्युनिकेट करेंगे किसी से, यानी कि तो वो क्या होगा, वो उनको उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी देगा उसमें अपने मैनेजमेंट को पूरे को टाइम के अंदर। सो उससे क्या होगा, वो जो उनका मैनेजमेंट होगा वो पूरा एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए, अपने कंपनी को देखते हुए कि हाँ हमारी कंपनी के लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही हम किसी चीज़ को करने के लिए कह सकते हैं, लाइक अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें उससे पहले अगर उस चीज़ के बारे में पूरी अच्छी जानकारी हो, कहीं से मिल जाए जानकारी, तो हाँ हम उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, हम फैसला ले सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रभावी बातचीत, यानी जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, यानी जो सेंडर कहना चाह रहा है, यानी बात कहने वाला अगर अपनी बात को रिसीवर को, सुनने वाले को अच्छे से समझा सके, और जो रिसीवर होता है वो सेम उसी मतलब को समझ जाए जो सेंडर कहना चाह रहा है, तो उस कम्युनिकेशन को, उस बातचीत को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन, एक प्रभावी बातचीत बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में, वेरिन जिसमें द इंटेंडेड मैसेज इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड, जो मैसेज होता है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है, रिसीव हो जाए और अंडरस्टूड यानी समझ आ जाए, ठीक है। यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं तो जो बात को कहने वाला है, जो अपनी बात को, अपने विचारों को शेयर करने वाला है, जिसे सेंडर कहते हैं, अगर रिसीवर उसकी बात को, यानी सेंडर की बात को, उसके मैसेज को अच्छे से समझ जाए जैसे कि सेंडर समझाना चाह रहा है, तो उस कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। सो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इफेक्टिव, जो बातचीत होती है उसे हम तभी प्रभावी कह सकते हैं
व्हेन ऑल पार्टीज, जब सारी पार्टीज मतलब लोग, यानी कि सेंडर और रिसीवर इन कम्युनिकेशन, बातचीत के अंदर असाइन सिमिलर मीनिंग टू मैसेज, सेम मतलब समझ जाए, यानी उस मैसेज का बिल्कुल सही और सेम मतलब समझ जाए, यानी जैसा मतलब सेंडर समझाना चाह रहा है अगर रिसीवर सेम उसी मतलब को समझ जाए उसी फीलिंग्स के साथ, तो उस बातचीत को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यानी एक प्रभावी बात करने वाला, यानी कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें सर्टेन कुछ महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण चीज़ों को शुड बी कीप्ड इन माइंड, रखना चाहिए अपने दिमाग में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, फर्स्ट, वी मस्ट नो व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है बातचीत करने का। ठीक है, कि हम किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, हम किस उद्देश्य पे बात कर रहे हैं। विदाउट एन एम, बिना किसी लक्ष्य के, वी कैन बी गुड एट सेइंग थिंग्स, हम अच्छे हो सकते हैं कहने में बातों को इन एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। बट फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए वी नीड टू हैव अ कंक्रीट एम और ऑब्जेक्टिव इन माइंड, हमें ज़रूरत है अपने दिमाग में एक लक्ष्य और उद्देश्य बनाने की। ठीक है, यानी इसमें हम कहना चाहते हैं जैसे कि हम अपने घर वालों से बात करते हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जब हम अपने रिलेटिव से बात करते हैं, घर वालों से या फिर अपने फ्रेंड से, तो हम उनसे कुछ भी कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं, हमें अपने दिमाग में सोचना नहीं पड़ता कि हमें इनसे क्या बात करनी है। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं कि बिना किसी लक्ष्य के हम अपने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी से फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, यानी जब हम अपने बॉस के साथ या फिर अपने सीनियर के साथ बात करते हैं, तो हमें अपने दिमाग के अंदर कुछ लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव, यानी जो उद्देश्य होते हैं उनको फिक्स कर लेना चाहिए। ठीक है, सो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज सेट, यानी जब जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे बात करने का जो उद्देश्य होता है वो सेट हो जाता है, देन नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रेजेंट आवर थॉट्स, तो जो अगला स्टेप होता है वो होता है अपने थॉट्स, अपने विचारों को, अपने भावों, इमोशंस को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, प्रेजेंट करना, यानी उन्हें दर्शाना, उन्हें शो करना, लोगों के सामने रखना, विद क्लैरिटी एंड इंटीग्रिटी, किसके साथ, सफाई और सच्चाई के साथ। इफ़ वी आर नॉट एबल टू प्रेजेंट अवर थॉट्स क्लियरली, अगर हम इस लायक नहीं है कि हम अपने जो थॉट्स एंड विचारों को रख सके लोगों के आगे सफाई से, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं लिसनर से, कैसे, फ्रॉम द लिसनर, सुनने वाले लोगों से, रिसीवर से, टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड, कि वो हमारी बात को समझेंगे एंड रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मीडियम चूजन फॉर कम्युनिकेशन शुड बी वन फॉर बोथ द पार्टीज, यानी जो मीडियम है जो हम चूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए वो दोनों पार्टीज़ के लिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मीडियम की बात क्या हुई, मीडियम का मतलब है यहाँ पे लैंग्वेज, यानी जब हम किसी से बात करते हैं तो जो दोनों पार्टीज़ होते हैं, यानी सेंडर और जो रिसीवर होते हैं, उन दोनों के बीच की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो बात होती है वो तभी हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी, क्योंकि अगर सामने वाला बंदा जो बात कहना चाह रहा है अगर वो कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोल दे जो हमें आती ही नहीं, जो हमें समझ ही नहीं आती, तो हम कैसे समझेंगे, तो वो बातचीत तो कंप्लीट ही नहीं होगी, तो वो इफेक्टिव कहाँ से कहलाएगी। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है, जो मीडियम है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ मैसेज, यानी एक ठीक, एक अच्छा, एक उचित एनवायरनमेंट यानी वातावरण भी ज़रूरी है। नेसेसरी मतलब ज़रूरी है प्रॉपर डिलीवरी ऑफ मैसेज के लिए, मैसेज की अच्छे से डिलीवरी के लिए। विदाउट अ प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के बिना देयर इज़ ऑलवेज अ चांस, यहाँ पर हमेशा एक चांस रहेगा, मौका रहेगा, दैट द मैसेज विल बी मिसअंडरस्टूड, कि जो मैसेज है वो गलत समझा जाए, और नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड, या फिर अच्छे से समझ ना आ सके। ठीक है, यानी कि अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, अगर हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर है, तो क्या होता है कि कई बार उस शोर की वजह से जो हमारे रिसीवर होता है उसका बात समझ नहीं आती है, या तो अच्छे से, या फिर वो उस बात को गलत समझ जाता है। ठीक है, तो इन सब के चांसेस को कम करने के लिए हमें जो एनवायरनमेंट होता है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, सो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स। जैसे कि पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि टोन, हमारी बात करने की टोन क्या है। ठीक है, पिच वॉइस, यानी हमारी आवाज़ जो उसकी पिच कैसी है, वो तेज़ है, नुकीली है, या फिर किसी किसी की हम कहते हैं ना उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खराश वाली है, तो उसकी पिच होती है वो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, यानी कि वर्ड्स को बोलने का तरीका,
प्रोनाउंसिएशन कैसी है, अप्रोप्रिएट जेस्चर्स यानी उनके इशारे कैसे हैं, यानी इशारों के थ्रू जो बात करते हैं, कभी कोई कोई बंदा होता है ना अपने हाथ हिला के बात करता है तो उसके इशारे जेस्चर्स, एंड पोस्चर्स उसका शरीर के हाव भाव कैसे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आई कांटेक्ट, ड्रेसिंग, ये सब जो फीचर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं किसको, ओरल कम्युनिकेशन प्रोसेस को। यानी जब कोई दो बंदे आमने सामने खड़े होकर शब्दों के थ्रू बात करते हैं तो ये सब चीज़ें जो होती है, टोन, पिच, वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, ये सारे जो फीचर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये अफेक्ट करते हैं उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट विदाउट अ फीडबैक। यानी कोई भी बातचीत, कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है फीडबैक के बिना। यानी जब सेंडर अपनी बात रिसीवर को कहता है और अगर रिसीवर उस बात को सुनकर अपना फीडबैक ना दे तो उस कम्युनिकेशन को हम कंप्लीट नहीं मान सकते। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होगी। तो रिसीवर का फीडबैक देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारी कम्युनिकेशन है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो पहले हमने एक यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाया हुआ, फ्लो चार्ट बनाया हुआ, उसे समझते हैं। तो सेंडर होता है, बात हमारी किससे स्टार्ट होती है, सेंडर से स्टार्ट होती है। सेंडर को एनकोडर भी बोलते हैं। सेंडर वो पर्सन होता है जो अपनी जो थॉट्स होते हैं, अपनी जो आइडियाज़ होते हैं उनको शेयर करता है रिसीवर के साथ। ठीक है, सेंडर अपना मैसेज देता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, फिर बाद में एनकोडिंग द मैसेज होती है। यानी एनकोडिंग द मैसेज, एनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेंडर की फीलिंग्स को मैसेज के अंदर बदला जाता है। यानी सेंडर की जो फीलिंग्स होती है उनको एक मैसेज की फॉर्म दी जाती है, मैसेज में बदला जाता है। ठीक है, फिर वो जो मैसेज है वो रिसीवर तक जाता है। रिसीवर या फिर डिकोडर, रिसीवर वो बंदा होता है जो सेंडर्स की बातों को सुनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिसीवर जो होता है, फिर उसके बाद होता है डिकोडिंग द मैसेज। डिकोडिंग द मैसेज का मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर रिसीवर जो मैसेज सेंडर ने उसे भेजा है उसको समझने की कोशिश करे और उसे समझे, तो उस प्रोसेस को डिकोडिंग द मैसेज कहेंगे। यानी पहले सेंडर अपना मैसेज भेजेगा, फिर वो मैसेज रिसीवर तक जाएगा, फिर रिसीवर उस मैसेज को समझेगा, फिर उसके बाद वो अपना एक फीडबैक देता है। फीडबैक यानी अपनी प्रतिक्रिया देगा उस मैसेज के ऊपर। ठीक है, कि उसे क्या क्या समझ आया, क्या नहीं आया। फिर वो जो फीडबैक वो सेंडर तक जाएगा और अगर सेंडर को लगा कि हाँ उसकी बात रिसीवर को अच्छे से समझ आ गई है तो देन कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट। और अगर फीडबैक के हिसाब से सेंडर को पता लगा कि नहीं बात समझ नहीं आई है तो सेंडर किसी और तरीके से समझाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है नॉइज़। नॉइज़ का मतलब ये पूरी कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान नॉइज़ है, यानी हमारे आसपास जो शोर होता है। जब भी कहीं बातचीत होती है तो आसपास का जो शोर होता है उसको नॉइज़ की तरह दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एनकोडिंग द मैसेज, यानी जब किसी भी यानी जब सेंडर की जो फीलिंग्स होती है उसका मैसेज में बदला जाता है तो ये कैसे होता है, इन या फिर थ्रू अ पर्टिकुलर मीडिया, किसी एक पर्टिकुलर मीडिया के थ्रू। यानी कि मैसेज को बदला जाता है लैंग्वेज के थ्रू। कैसे, जैसे सेंडर होता है वो अपनी फीलिंग्स को इन सबको शेयर करता है किसके थ्रू, कुछ एक लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो वो जो मीडिया का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज है, यानी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू मैसेज की एनकोडिंग होती है। ठीक है, यानी कि जो फीलिंग्स होती है सेंडर की वो उसको मैसेज में बदला जाता है एक लैंग्वेज के थ्रू जो कि समझ आ सके रिसीवर को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो चलिए अब पढ़ते हैं, अपने जितने जितने हमने स्टेप्स पढ़े इन सबको एक एक करके क्लियर करते हैं। फर्स्ट है हमारा सेंडर। सेंडर इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर जो होता है वो सोर्स होता है कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का सोर्स ही सेंडर होता है। ठीक है, he/she शेयर हिज या हर थॉट्स आइडियाज़ विद द रिसीवर। वो जो होता है अपने शेयर करता है अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को रिसीवर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग वैसे फ्रेंड्स सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेंडर की फीलिंग्स जो होती है उनको मैसेज के फॉर्म में बदल दिया जाए। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक मैसेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, इस प्रोसेस को एनकोडिंग कहेंगे। द फंक्शन ऑफ एनकोडिंग, एनकोडिंग का जो काम है, फंक्शन है, इज़ टू प्रोवाइड करना एक फॉर्म इन विच जिसके अंदर आइडियाज़ एंड पर्पस, विचार और जो बातें होती है कैन बी एक्सप्रेस्ड की जा सके एज अ मैसेज, एक मैसेज की तरह। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिसीवर या फिर डिकोडर। पर्सन हु परसीव, वो आदमी जो परसीव करता है, सुनता है सेंडर्स मैसेज, सेंडर के मैसेज को। रिसीवर्स में भी वन और मोर, रिसीवर जो है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द प्रोसेस, डिकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच जिसके द्वारा
रिसीवर इंटरप्रेट्स, रिसीवर जो होता है समझता है, इंटरप्रेट्स का मतलब समझना, मैसेज को समझता है, एंड ट्रांसलेट, उसे ट्रांसलेट करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर जो कि रिसीवर को समझ आ सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक, रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, रिसीवर का रिस्पॉन्स यानी रिसीवर की प्रतिक्रिया टूवर्ड्स द मैसेज, मैसेज के प्रति, थ्रू विच, जिसके द्वारा सेंडर कैन अंडरस्टैंड, सेंडर समझ सकता है, दैट रिसीवर परसीव सेम मीनिंग एज हिम और नॉट, कि जो रिसीवर है उसने सेम मतलब उसकी बात का सही मतलब समझा है या नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉइज़, नॉइज़ का मतलब होता है शोर। इन कम्युनिकेशन, बातचीत के अंदर नॉइज़ इज दैट फैक्टर, नॉइज़ एक वो फैक्टर है विच डिस्टर्ब, जो कि डिस्टर्ब करता है और डिस्टोर्ट या फिर ख़त्म कर देता है, डिस्टोर्ट का मतलब कम्युनिकेशन को, बातचीत को। इट एक्ट एज अ बैरियर, और जो नॉइज़ है वो एक्ट करता है एक बैरियर की तरह, ठीक है। बैरियर का मतलब होता है जो किसी के आगे एक बंधक की तरह काम करे, यानी किसी चीज़ को आगे जाने से रोक सके। तो जो नॉइज़ होता है कभी कभी वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो कंप्लीट हो ही नहीं पाती है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन के टाइप्स, प्रकार कितने हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड, यानी जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है इनटू फॉलोइंग काइंड्स, बहुत सारे प्रकारों में, ठीक है। तो वो क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल हो सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल एंड रिटन, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है हमारी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी कंपनी के अंदर अपने बॉस से बात कर रहे हैं या फिर टीचर से बात करना, वो जो कम्युनिकेशन होती है फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जब हम अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन होती है इनफॉर्मल होती है। वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं जब हम बोलकर या फिर लिखकर बात करते हैं, तो वो वर्बल में आते हैं। नॉन वर्बल जब हम किसी को बिना बोले अपनी बॉडी के मूवमेंट के थ्रू या फिर किसी और तरीके से इशारों के थ्रू ये अपनी बात करें तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी। ओरल एंड रिटन ये जो हमारी वर्बल के ही टाइप्स है, ओके फ्रेंड्स। सो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज इज यूज्ड, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर, किसके अनुसार, ग्रामर के रूल्स के अनुसार, टू कम्युनिकेट इमोशंस, अपने यानी इमोशंस और फीलिंग्स को बताने के लिए, एंड टू शेयर और शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग। यानी इस पॉइंट के अंदर हमें बोला है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ग्रामर के रूल्स के अनुसार, अपने इमोशंस, अपने भाव, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी किसी की चीज़ की जानकारी देने के लिए या फिर अपने अर्थ को समझाने के लिए, शेयर करने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और ये कहलाती है वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिपेंडिंग ऑन वे वी यूज वर्ड्स बाय स्पीकिंग और बाय राइटिंग, वर्बल कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ओरल एंड रिटन। मतलब कि हमारे हमारे वर्ड्स को यूज़ करने के वे पे डिपेंड करता है कि जो हमारे शब्द होते हैं हम उन्हें किन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या तो हम उन्हें बोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लिखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं उसको डिवाइडेड किया जाता है, विभाजित किया जाता है टू कैटेगरीज के अंदर। एक है ओरल एंड रिटन, जब हम बोलकर करते हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो जाती है, जब हम लिखकर करते हैं अपने वर्ड्स का इस्तेमाल तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो जाती है। सो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ओरल कम्युनिकेशन और स्पीच इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन है या फिर स्पीच यानी जो हमारा बोलना है वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है कम्युनिकेशन के माध्यम के तौर पर, ठीक है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देयर आर रीजन्स फॉर इट टू बी सो, और यहाँ पर उसके कुछ ऐसे रीजन्स भी दिए गए हैं कि ऐसा इसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ज़्यादा। सम ऑफ दिस रीजन्स आर, उनमें से कुछ रीजन्स जो हैं वो नीचे हैं। चलिए देखते हैं हमारे वो रीजन्स क्या हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रीज़न है कि वी नीड नॉट टू बी लिबरेट टू स्पीक एज इन नीडेड इन रिटन कम्युनिकेशन। यानी कि हमें ज़रूरत नहीं है मुक्ति की या फिर आज़ादी की बोलने के लिए, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है रिटन कम्युनिकेशन में लिखने के लिए। रिटन कम्युनिकेशन जब हम करने चलते हैं तो उसके लिए हमें मुक्ति की या फिर आज़ादी की ज़रूरत होती है लिखने के लिए, लेकिन बोलने में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ह्यूमन्स हैव द कॉम्पिटिशन, जितने भी इंसान हैं वो सब एक दूसरे से compete करते हैं यानी मुकाबला करते हैं। टू स्पीक वन और मोर लैंग्वेजेस, कि कौन ज़्यादा एक या फिर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चलिए फ्रेंड्स अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं आर बोर्न विद अ लैंग्वेज, वो पैदा होते हैं एक लैंग्वेज
एक्विजिशन डिवाइस के साथ। अभी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है फ्रेंड्स? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का मतलब है कि जब कोई बच्चा एक ऐसे एनवायरनमेंट में या फिर किसी भी एनवायरनमेंट में पैदा हो तो वहाँ पे लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, बच्चा उसी लैंग्वेज को धीरे धीरे सीख ले, तो वो जो प्रोसेस कहलाता है उसी को हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। सो अ चाइल्ड लर्न्स, एक बच्चा सीखता है स्पोकन लैंग्वेज, बोलना भाषा, नेचुरली प्रकृति तरीके से, जस्ट बाय इमिटेटिंग। कैसे? इमिटेट करके, यानी दोहरा कर। द एल्डर्स अराउंड हिम और हर, यानी जो एक बच्चा होता है वो सीखता है लैंग्वेज बोलना बिल्कुल अपने जो उनके बड़े होते हैं उनके चारों तरफ, उनको देखकर, उनको दोहराते हुए देखकर, ठीक है, उनको बोलता हुआ देखकर बच्चा सीखता है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वी स्पीक मोर फास्ट। हम ज़्यादा, मतलब हम जो होते हैं फास्ट बोलते हैं। देन वी राइट, यानी जितने फास्टली हम लिख सकते हैं उससे ज़्यादा फास्ट हम बोल सकते हैं। एंड मोर स्पॉन्टेनियसली, और अचानक से भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी होता है ना स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अचानक से, तो हम अचानक से बोल सकते हैं, हम तेज बोल सकते हैं जितना कि हम लिख भी नहीं सकते। तो ये जो थे हमारे रीजंस थे कि ओरल कम्युनिकेशन जो होती है वो ज़्यादातर इस्तेमाल क्यों होती है कम्युनिकेट करने के लिए, यानी बातचीत करने के लिए हम ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वर्बल कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक था इसको हम पढ़ चुके हैं, तो हम अपना नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन सबको पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ओरल एंड रिटर्न ये क्यों नहीं पढ़े, है ना? आप पूछोगे कि ये क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो ये जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है इसी के 2 टाइप्स है, ओरल एंड रिटर्न। तो ये हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में हम कर चुके हैं, तो अब हमारे ये 3 टाइप्स रह गए जिन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, फिर हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो बातचीत जिसके अंदर हम शब्दों का इस्तेमाल ना करें, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बातचीत करें, इशारों के थ्रू बातचीत करें, हम अपने हाव भाव, हम अपने फेस एक्सप्रेशंस की वजह से बात करें, लेकिन हम उसमें शब्दों का इस्तेमाल ना करें, तो वो कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन मैनी केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब नो वर्ड्स आर एक्सचेंज्ड, यानी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता है। वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, तो हम बातचीत कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी, विच इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अपनी लैंग्वेज यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बात करना क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इज़ परसीव्ड दैट नॉन वर्बल क्यूज फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये समझा जाता है, परसीव्ड का मतलब समझना, डैट नॉन वर्बल क्यूज, कि नॉन वर्बल के जो क्यूज होते हैं, जो संकेत होते हैं, यानी जिन संकेतों के थ्रू हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, वो जो संकेत होते हैं फॉर्म अ मेजर पार्ट, वो बनाते हैं एक मेजर पार्ट, किसका? कम्युनिकेशन प्रोसेस का। लगभग 93% जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं? अच्छा फ्रेंड्स, सोचो हम वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, जैसे कि सोचो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी से शब्दों के द्वारा बात करते हैं, तो सोचो हम शब्दों के इस्तेमाल भी बात कर रहे हैं। यहाँ कोई है, यहाँ पे कोई ए पर्सन है एंड यहाँ पे कोई बी पर्सन है, ये आपस में बात कर रहे हैं, तो ये आपस में जब बात करते हैं तो ये अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे को दिखाते हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड है तुम्हारी बात सुनने में या नहीं। तो सोचो हम जैसे कोई 2 आदमी बात कर रहे हैं, तो एक जो आदमी है वो उसको अपनी किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, कोई अपने इवेंट के बारे में बता रहा है या फिर अपनी किसी ऐसी मेमोरी के बारे में बता रहा है जो उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन सेकेंड वाला पर्सन जो उसे सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, वो उबाइयाँ ले रहा है, वो बोर हो रहा है, तो वो बार बार लेट रहा है या फिर बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे ए वाले को मतलब इसको पता चल रहा है कि हाँ ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो यही हमें बताया है कि जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, यानी बिना बोले जो हमने शरीर के हाव भाव से दूसरों को समझाएं कि हाँ हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, हम इंटरेस्टेड है या नहीं, तो उसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो ये संकेत होते हैं, तो ये हमारे मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉर्म करते हैं, यानी हम हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो चलिए अब अपने सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा द नॉन वर्बल क्यूज, यानी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो संकेत इस्तेमाल होते हैं, क्यूज का मतलब है संकेत, वो होते हैं काइनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स, हैप्टिक्स, पैरालैंग्वेज, साइलेंस एंड साइन लैंग्वेज। फ्रेंड्स, अभी इन सारे क्यूज को हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने काइनेसिक्स से। हमारा फर्स्ट क्यू था वो है काइनेसिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडीज फिजिकल मूवमेंट। काइनेसिक्स जो है वो स्टडी है, पढ़ाई है, किसकी?
बॉडी की फिजिकल मूवमेंट की, यानी हम अपने बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नोडिंग वंस हेड कम्युनिकेट्स एक्सेप्टेंस, यानी जब कोई दो आदमी बात कर रहे हैं और जो सुनने वाला होता है, जो रिसीवर होता है, अगर वो अपने सर को जैसे हिलाता है इस तरीके से कि हाँ मुझे आपकी बात समझ आ रही है, तो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि हाँ इसने मेरी बात एक्सेप्ट कर ली है, कि हाँ हम मतलब कि अब जो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ इसे समझ आ रहा है। तो अपनी बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है उसी फिजिकल मूवमेंट से भी हम बात कर सकते हैं, और उसकी स्टडी को काइनेसिक्स कहते हैं। इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस का मतलब है हम पर्सनल तरीके से कैसे दिख रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा आवर फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट, यानी जब भी हम किसी आदमी से पहली बार मिलते हैं तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्यों? क्योंकि एक बार जब भी हम किसी से मिलते हैं तो जो सामने वाला बंदा होता है वो हमारे बारे में हमें देख के, हमने कैसे कपड़े पहने, हम कैसे चल रहे हैं, हम किस तरीके से बोल रहे हैं, वो हमारे इन सब चीज़ों को देख के, हमारे हाव भाव को देख के हमारे बिहेवियर के बारे में पता लगा लेते हैं कि हाँ इस बंदे का बिहेवियर कैसा होगा। इसलिए बोला आवर फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर्स अ लॉट। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए अब अपना हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इसका। हमारा सेकंड पॉइंट कहता है बिफोर समवन स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग, यानी जब कोई बातचीत करना शुरू करता है तो उससे पहले अदर्स फॉर्म एन ओपिनियन, तो जो दूसरे होते हैं वो एक राय बना लेते हैं अपने मन में अबाउट हिम या हर, किसी मतलब जो भी बात करने वाला उसके बारे में, जस्ट बाय परसीविंग, सिर्फ ये समझकर कि हाउ द पर्सन हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट हरसेल्फ या हिमसेल्फ, कि जो वो पर्सन है वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। यानी जब कोई दो बंदे मिलते हैं सामने तो एक जो दोनों बंदे होते हैं वो एक दूसरे के बारे में राय बना लेते हैं ये देखकर कि वो अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है उसके आगे। सेकेंड हमारा अपीयरेंस इंक्लूड्स क्लोथ्स, हेयर्स एंड सो ऑन, यानी हमारी जो अपीयरेंस होती है, हम जैसे दिखते हैं, हमारे दिखने में उसमें शामिल होते हैं हमारे कपड़े, हमारे बाल और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि हमने क्या एसेसरीज पहनी है, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल अपीयरेंस को दिखाती हैं, जिनकी वजह से सामने वाला बंदा हमारे बारे में अपनी एक राय बना लेता है और उसे पता चल जाता है कि हाँ ये सामने वाला बंदा जो है ये कैसा होगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा पोस्चर। पोस्चर होता है फ्रेंड्स हमारे उठने बैठने चलने फिरने का तरीका, हमारी बॉडी हम किस तरीके से अपने आप को होल्ड करते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को शो करते हैं, बैठते उठते किस तरीके से, ये हमारा पोस्चर कहलाता है। तो पोस्चर रिफर्स टू वे, पोस्चर जो रिफर करता है हमारे उस तरीके को, वी होल्ड अवर सेल्स व्हेन वी स्टैंड, कि हम अपने आप को कैसे होल्ड करते हैं, जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, बात करते वक्त हमने अपने आप को कैसे दिखाते हैं दूसरों को, तो हमारा तरीका पोस्चर कहलाता है। अवर पोस्चर्स चेंज, हमारे जो पोस्चर होते हैं वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, जैसे परिस्थिति और हालात जो होते हैं उनके साथ साथ हमारे पोस्चर्स जो है वो भी चेंज होते रहते हैं। ओके, थर्ड देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है जेस्चर्स। जेस्चर का मतलब होता है इशारा। तो जेस्चर्स आर मूवमेंट, जेस्चर जो होते हैं वो मूवमेंट होती है मेड बाय हैंड्स, जो हम अपने हाथों के द्वारा करते हैं। जैसे होता है ना किसी को बात करते हुए अपने हाथ मतलब हिलाने की वो आदत होती है, जैसे कि अभी मैं वीडियो में भी कर रही हूँ, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ, तो आप मेरे फिंगर्स के मूवमेंट की वजह से, मेरे इन फिंगर्स के मूवमेंट की वजह से आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या होता है, जेस्चर्स जो होते हैं वो मूवमेंट्स होती है मेड बाय हैंड्स के द्वारा, और हेड जो हमारा अपना सर के द्वारा इशारे करते हैं, नहीं करते ना, सर हिलाते हैं। हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम सर आगे की तरफ हिलाते हैं, नहीं आती तो हम दोनों तरफ हिलाते हैं कि नहीं हमें नहीं पसंद आई, और अपने फेस के द्वारा जो हम इशारे करते हैं। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। तो क्या आता है इसमें हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं हमारे चेहरे के हाव भाव। तो हम बातचीत करते वक्त हमारे चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं ये। तो फेशियल एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट, फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं टू रिसीवर द इंटेंट ऑफ मैसेज, यानी फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ये रिसीवर को मदद करते हैं मैसेज के इरादे को, यानी उसके मतलब को समझने में। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा आई कॉन्टेक्ट। समटाइम्स आवर आइज कम्युनिकेट बेटर देन वर्ड्स। कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, हमारी जो आंखें होती है वो कम्युनिकेट यानी बातचीत करती है बेटर देन वर्ड्स, शब्दों से ज़्यादा अच्छे से बातचीत करते हैं कभी कभी हमारी आंखें। वर्ड्स बिकम मोर पावरफुल व्हेन स्पीकर मेक्स आई कॉन्टेक्ट विथ लिसनर्स ऑफ द मैसेजेस, यानी हमारे जो शब्द होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं जब स्पीकर जो होता है यानी बात करने वाला जो होता है वो आई कांटेक्ट बनाता है अपने लिसनर्स के साथ, जो उसे सुनने वाले होते हैं मैसेज को। तो फिर क्या होता है, लिसनर्स जो होते हैं वो स्पीकर के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों? जब
स्पीकर ने आई कांटेक्ट बना रखा है तो लिसनर भी आई कांटेक्ट बनाएंगे, तो क्या होता है, उनका एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है और वो एक दूसरे की बातों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आई कांटेक्ट जो होता है वो कभी कभी कम्युनिकेट करने में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्यू था हमारा प्रॉक्सिमिक्स। क्या था? प्रॉक्सिमिक्स। अभी हमने फर्स्ट अपना क्यू पढ़ा काइनेमिक्स, अभी हम अपना सेकंड क्यू पढ़ने वाले हैं प्रॉक्सिमिक्स। तो व्हेन वन हग्स समवन, जब कोई किसी एक को गले लगाता, हग्स का मतलब होता है गले लगाना, जब कोई किसी को गले लगाए, तो नो वर्ड्स आर एक्सचेंज, हालांकि जो शब्द होते हैं उनका आदान प्रदान नहीं होता है, यानी कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, बट द वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप कैन बी फेल्ट बाय बोथ, लेकिन जो उनके रिश्ते की जो गर्माहट होती है, वार्मथ होती है, वो महसूस की जा सकती है दोनों के द्वारा। फेल्ट का मतलब महसूस। दिस इज कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन है। द स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस इन इंटरपर्सनल रिलेशंस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। वो पढ़ाई जो फिजिकल स्पेस की होती है इंटरपर्सनल रिलेशंस के अंदर। इंटरपर्सनल मतलब एक ह्यूमन से जब बात करता है तो उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब एक आदमी दूसरे आदमी यानी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब रिश्ता बनाता है तो वो इंटरपर्सनल रिलेशंस हो गए। तो उनके बीच में, यानी जब एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है तो उनके बीच में कितना गैप है, उनके बीच में कितना फिजिकल स्पेस है, तो वो जो स्पेस हुआ उसकी स्टडी होती है प्रॉक्सिमिक्स। यानी अगर दो बंदे बात कर रहे एक दूसरे से, उनके बीच में अगर ज़्यादा गैप है, कम गैप है, गैप नहीं है, तो ये जो स्पेस होता है उनका, इसकी स्टडी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ड टी हॉल। इन्होंने एडवर्ड टी हॉल ने 1966 में डिवाइड किया था कम्युनिकेशन स्पेस को 4 डिस्टिंक्ट जोन्स में, 4 अलग अलग जोन्स के अंदर उन्होंने कम्युनिकेशन स्पेस को बांटा था। तो चलिए देखते हैं हमारे वो 4 डिस्टिंक्ट जोन्स कौन से हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स उन्होंने ऐसे 4 जोन बनाए थे। फर्स्ट स्पेस था उनका इंटीमेट स्पेस, जो सेकेंड स्पेस था उनका पर्सनल स्पेस, थर्ड स्पेस था सोशल स्पेस एंड फोर्थ था पब्लिक स्पेस। तो जो इंटीमेट स्पेस था वो जो पर्सनल स्पेस था, यानी जो हमारा पर्सनल स्पेस था वो 1.5 फीट तक का था। 1.5 फीट से 4 फीट तक का जो स्पेस था वो पर्सनल स्पेस में आता था। लेकिन जो सोशल स्पेस था वो 4 फीट से 12 फीट तक का स्पेस था। एंड जो पब्लिक स्पेस था वो 12 फीट से 26 फीट तक का जो स्पेस था वो आता था हमारे पब्लिक स्पेस में। ओके फ्रेंड्स, सो अकॉर्डिंग टू किनके अनुसार? एडवर्ड टी हॉल के अनुसार उन्होंने ये कम्युनिकेशन स्पेस को इन 4 जोन्स के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट इंटीमेट, सेकंड पर्सनल, थर्ड सोशल एंड पब्लिक। इंटीमेट और पर्सनल, सोशल, पब्लिक, ये 4 इन्होंने जोन्स बनाए और इन्होंने इन्हें उनकी दूरी के हिसाब से डिवाइड किया। ओके, तो चलिए अब इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जोन था हमारा इंटीमेट जोन। क्या था हमारा? फर्स्ट स्पेस था हमारा ये इंटीमेट स्पेस, हमारा फर्स्ट स्पेस। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो इसके अंदर था द इंटीमेट जोन एक्सटेंड्स जस्ट टू 18 इंचेस, यानी हमारा जो इंटीमेट जोन है ये सिर्फ और सिर्फ 18 इंचेस तक एक्सटेंड करता है, यानी 1 और आधा फीट, यानी 1.5 फीट। मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी हमारे फैमिली के जो सदस्य होते हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन, हमारे लवर्स यानी जब प्यार करने वाले लवर्स, स्पाउसेस का मतलब होता है फ्रेंड्स पति पत्नी, उन्हें स्पाउसेस बोलते हैं। रिलेटिव, जीवन साथी का मतलब, स्पाउसेस का मतलब होता है जीवन साथी। रिलेटिव, हमारे जो मेहमान यानी हमारे जो रिश्तेदार होते हैं। एंड पेरेंट्स, हमारे यूजुअली कम्युनिकेट इन दिस जोन। तो ये जो लोग होते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं इस जोन के अंदर। अ हैंडशेक, किसी से हाथ मिलाना। एंड अ पैट यानी किसका थपथपाना होता है ना, कमर पे एक थपकी से आगे दे देते हैं वो। और अ हग, और किसी से गले लगना। सम ऑफ एग्जाम्पल्स, ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स है कम्युनिकेशन के इंटीमेट जोन में। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे इंटीमेट जोन के अंदर जो हमारे बीच में लोगों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। कितना? 1 या फिर ½ फीट तक का होता है। ओके, तो इसी गैप के यानी इसी स्पेस के बेस्ड पर, यानी इसी स्पेस पर बेस्ड इसको इंटीमेट जोन बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट था हमारा पर्सनल जोन या फिर पर्सनल स्पेस। तो पर्सनल स्पेस क्या था? पर्सनल जोन स्ट्रेचेस फ्रॉम 18 इंचेस टू 4 फीट, यानी ये जो हमारा पर्सनल जोन था ये 18 इंचेस से 4 फीट तक का है, यानी इतनी दूरी तक होता है। तो फर्स्ट यानी सेकंड पॉइंट हमारा कहता है क्लोज फ्रेंड्स, कलीग्स, पीयर्स कम्युनिकेट इन दिस जोन। मतलब कि जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कलीग्स यानी हमारे साथ काम करने वाले, हमारे पीयर्स, हमारे साथ पढ़ने वाले, हम सब लोग कम्युनिकेट करते हैं इस जोन के अंदर। दिस जोन इज पर्सनल, ये जो जोन है ये पर्सनल है। एंड इज क्वाइट और रिलैक्स्ड, और ये थोड़ा
रिलैक्स्ड है यानी इसमें हमें शांति मिलती है, इसमें हम रिलैक्स फील करते हैं। एंड कैजुअल प्लेस यानी तनाव मुक्त जगह है, तो ये हमारा पर्सनल स्पेस आता है। फ्रेंड्स मैं एक बार और क्लियर कर दूँ, ये जो 4 जोन्स बांटे गए हैं इन्हें डिस्टेंस के बेस पर बांटा गया है, यानी कि जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस के ऊपर इन 4 जोन्स को बनाया गया है। फर्स्ट हमारा इंटीमेट जोन था, उसके अंदर 1 या आधा फीट डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स, लवर्स, हमारे जीवन साथी, रिश्तेदारों के बीच में होता है। सेकंड था हमारा पर्सनल, जिसके अंदर 18 इंचेस टू 4 फीट तक का गैप होता है। ये क्लोज फ्रेंड्स, कलीग्स, हमारे साथ पढ़ने वाले, इन सब हमारे इस जोन के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। थर्ड था हमारा सोशल, क्या है हमारा सोशल जोन जो होता है हमारा, सोशल जोन इज रेडियस ऑफ 4 फीट टू 12 फीट, ठीक है। तो सोशल जोन जो होता है 4 फीट से लेके 12 फीट तक का होता है। इन दिस जोन, इस जोन के अंदर रिलेशनशिप्स आर मोर फॉर्मल एंड ऑफिशियल, तो जो रिश्ते होते हैं इस जोन के अंदर वो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं और ऑफिशियल होते हैं, यानी वो सिर्फ काम से रिलेटेड होते हैं। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल यानी कि जब हमें किसी के सामने बात करने से पहले सोचना पड़े, किसी से बात करने के लिए कोई टॉपिक होना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने बॉस से, यानी एक क्लाइंट का यानी कि एक एम्प्लॉय का और एक बॉस का जो रिश्ता होता है वो फॉर्मल रिश्ता होता है एंड ऑफिशियल होता है। तो इस जोन में रिलेशनशिप्स फॉर्मल और ऑफिशियल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन यू एंड इंटरव्यूअर्स इन एन इंटरव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल जोन। तो जैसे कि हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं हम, तो हमारे बीच का डिस्टेंस और हमारे इंटरव्यूअर्स का डिस्टेंस, यानी कि जो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है ये एग्जाम्पल है सोशल जोन का। तो फ्रेंड्स हमारा 4th जोन था पब्लिक जोन, क्या था पब्लिक जोन। तो पब्लिक जोन स्टार्ट्स फ्रॉम 12 फीट, पब्लिक जोन जो है शुरू होता है 12 फीट से लेके रेंज ऑफ आई साइट एंड हियरिंग, यानी जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ तक सुनाई दे रहा है, तो ये उस रेंज तक का होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका, इवेंट्स आर फॉर्मल इन दिस जोन, इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो फॉर्मल होते हैं इस जोन के अंदर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो हम सबको जब कभी होता है ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हम सबको स्पीच दे रहे हैं, तो जहाँ तक नज़र जा रही है, जहाँ तक सुन सकते हैं, वो जो जोन हो गया वो पब्लिक जोन हो गया, ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे बीच की जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मल है, और वो जितने भी इवेंट्स होते हैं इस जोन के अंदर वो सब फॉर्मल होते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम अपना नेक्स्ट क्यू पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा क्रोनेमिक्स। हमने अपना फर्स्ट जो पढ़ा था काइनेमिक्स पढ़ा, सेकंड क्यू था हमारा प्रॉक्सिमिक्स, तो हमारा थर्ड क्यू है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम टू कम्युनिकेट इज नोन एज क्रोनेमिक्स, यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसके अंदर हम अपने टाइम का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी पढ़ाई को क्रोनेमिक्स कहते हैं। अपने समय की इस्तेमाल की पढ़ाई को बातचीत के दौरान क्रोनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रोनेमिक्स का, इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड टाइम इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी एक प्रोफेशनल संसार के अंदर जो हमारे काम से रिलेटेड हमारा काम वाला संसार होता है उसके अंदर टाइम जो है वो एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर किसी से कोई मीटिंग है तो अगर हम उस मीटिंग पे लेट पहुंचते हैं तो लोग जो होता है वो हमारे बारे में गलत वो बना लेते हैं कि ये तो हमेशा ही लेट आता है, ये वो, उन्हें गुस्सा आता है हमारे ऊपर। लेकिन अगर यहीं हम उस मीटिंग में जल्दी पहुंच जाएंगे तो वो हमें कहेंगे कितने उतावला रहता है हर काम के लिए, से हर चीज़ की जल्दबाजी है, कितने जल्दी आ गया, है ना। तो हमें अपने टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ना हमें लेट जाना है ना हमें जल्दी जाना है, टाइम टू टाइम रहना है। तो ये हमारा सब कुछ क्रोनेमिक्स में आता है कि हम अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं बातचीत के दौरान। सो नेक्स्ट है हमारा हैप्टिक्स। नेक्स्ट क्यू है हमारा हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ टच, यानी टच की जो भाषा होती है हमारी, यानी हम किसी को छूते हैं तो छूने की जो भाषा होती है उसको हैप्टिक्स कहते हैं। तो हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है, द वे वी कम्युनिकेट by our physical contact or by touching the other person is known as haptics। तो हैप्टिक्स कहलाता है हमारा वो तरीका जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में आके या फिर टच करके। फिजिकल कॉन्टैक्ट और टच का मतलब वही होता है दूसरे पर्सन को, तो वो कहलाता है हैप्टिक्स। यानी जब हम किसी से उसको छूकर बात करते हैं, उससे फिजिकल कॉन्टैक्ट बना के बात करते हैं, तो उस बातचीत को हम कहेंगे हैप्टिक्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपना पैरा लैंग्वेज। क्या पढ़ने वाले हैं, पैरा लैंग्वेज। सो पैरा लैंग्वेज रिफर्स टू नॉन वर्बल, फर्स्ट पॉइंट है पैरा लैंग्वेज रिफर्स टू नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू मॉडिफाई मीनिंग एंड कन्वे इमोशन। पैरा लैंग्वेज हमारे नॉन वर्बल यानी हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के वो तत्व हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं मैसेज को मॉडिफाई करने के लिए
और अपने इमोशंस को कन्वे करने के लिए यानी भेजने के लिए। जैसे कि पैरा लैंग्वेज में इंक्लूड होते हैं, इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है वॉल्यूम वेरिएशन यानी हमारी आवाज़ के अंदर अंतर क्या है। हम किसी से अगर आराम से बात कर रहे हैं, किसी से तेज़ बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम पहचान सकते हैं ना कि अगर कोई आराम से बात कर रहा है तो हाँ भाई ये प्यार से बात कर रहा है, कोई चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है तो हम कहते हैं ना तो गुस्से में क्यों बात कर रहा है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। स्पीड ऑफ स्पीकिंग, उनकी बात करने की स्पीड से पहचान सकते हैं हम। पोजेज, वो बीच में कितने बार रुक रहे हैं। वर्ड स्ट्रेस यानी कोई मतलब किसी वर्ड पे कितना स्ट्रेस डाला जा रहा है, कितना ज़ोर डाला जा रहा है। अगर किसी वर्ड पे ज़्यादा ज़ोर डाला जाए तो हाँ ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि मैं आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्लियर करती हूँ ना, पैरा लैंग्वेज, तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं इस वर्ड के ऊपर जोर डाल रही हूँ कि हाँ इस वर्ड को मैं स्पेसिफिक आपको समझाना चाह रही हूँ। नेक्स्ट था हमारा नॉन फ्लुएंसीज। नॉन फ्लुएंसीज का मतलब होता है ऐसी साउंड्स जैसे कि तो ये जो साउंड्स होती हैं इनको हम नॉन फ्लुएंसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फ्लुएंसीज कहते हैं। तो हमारा पैरा लैंग्वेज जो था ये वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसका इस्तेमाल हम अपने मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए और अपने इमोशंस को कम्युनिकेट यानी कन्वे करने के लिए करते हैं। तो इसमें हमारी पिच भी आ जाती है कि हम बात किस तरीके से कर रहे हैं, हमारी वॉइस कैसी है, ठीक है, हमारी आवाज़ की मतलब हमारी वॉइस जो है उसकी वॉल्यूम कैसी है, तेज़ है, हल्की है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा साइन लैंग्वेज। क्या है हमारा नेक्स्ट? साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज क्या होता है? साइन लैंग्वेज होती है रिफर्स टू सिम्बल्स, ये रिफर्स करती है उन सिम्बल्स को। सिम्बल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स चिन्ह या फिर प्रतीक, विच आर कॉमनली यूज, जिनका इस्तेमाल किया जाता है कॉमनली यूज्ड विद इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय में या फिर ग्रुप में, टू मीन समथिंग, कुछ समझाने के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स जैसे डेफ लोग जो होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं ना जिन्हें सुनाई नहीं देता है, डेफ कम्युनिटी को अगर मैं बोलूँ तो उन्हें समझाने के लिए कोई चीज़ हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने हाथों के थ्रू ऐसे साइंस क्रिएट करते हैं कि हाँ वो समझ सके, तो उस लैंग्वेज को हम साइन लैंग्वेज बोलेंगे। तो साइन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जिसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर ग्रुप को कुछ समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वर्बल कम्युनिकेशन किया, सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हमने अभी अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया। तो थर्ड था हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन डील्स विद शेयरिंग ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन विद अदर्स हु नीड इट। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है डील करती है जिसके अंदर हम शेयर करते हैं अपनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कोई ऐसी जानकारी जिसकी किसी दूसरे को ज़रूरत है। इसके अंदर हम अपने पर्सनल बातें नहीं कर सकते। इसमें बात करने के लिए हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होता है कि हाँ हम इनसे ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो पर्टिकुलर होते हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन अपन में बॉस के साथ, अपने टीचर्स के साथ करते हैं। तो इस कम्युनिकेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करते हैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। इसमें हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल जानकारी को शेयर नहीं करते। नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इस शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन या आदान प्रदान है जानकारी का विथ फ्रेंड्स, किसके साथ? दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, विच हैज़ नो स्केलेटन लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर कोई ढांचा नहीं है फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक खुद का स्केलेटन होता है कि हाँ इस तरीके से ही बात कर सकते हैं, ये हमारे मतलब हमारा इनके साथ ऐसा रिश्ता है तो हम इनके साथ, ये हमारे बॉस हैं तो हम इनके साथ सिर्फ ऑफिस वाली बातें कर सकते हैं, बॉस के साथ कोई पर्सनल बात थोड़ी करेगा। तो ऐसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम ऐसी कोई भी स्केलेटन नहीं होता, दिल खोल के जो चाहे वो बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, जो हमारा मन करे हम वो बोल सकते। ग्रेप वाइन इज द अदर नेम ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसका दूसरा नाम है ग्रेप वाइन। क्या नाम है इसका? ग्रेप वाइन। अगर जनरल मीनिंग बोलूँ, ग्रेप वाइन का मतलब होता है जो हमारे अंगूर होते हैं ना, अंगूर की बेल। तो इसका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेक्स्ट यानी अदर नेम है ग्रेप वाइन। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है अवरोधक, यानी किसी चीज़ को रोकने वाला। सो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का इसमें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, यानी बातचीत का जो प्रोसेस होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो अवरोधक होते हैं उसको
रोकने वाले कौन से अवरोधक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा, कम्युनिकेशन इज अ स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेयर इंटेंटेड मैसेज एनकोडेड बाय सेंडर एंड रिसीव्ड बाय रिसीवर। तो कम्युनिकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्मूथली ट्रांसमिशन होता है, यानी कि बहुत आसानी से लेन देन होता है इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है। जिसमें कि जो इंटेंटेड मैसेज होता है, यानी कि जो मैसेज सेंडर अपना रिसीवर को भेजना चाहता है वो मैसेज सेंडर द्वारा भेजा जाता है, एंड रिसीव्ड बाय रिसीवर, और उसे रिसीव किया जाता है रिसीवर के द्वारा। चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बट इन मैनी केसेस, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, वी फेल टू कम्युनिकेट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। हम क्या हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं कम्युनिकेट करने में, यानी अपनी जो हम चाहते हैं, यानी कि जो हम इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और इमोशंस जो होते हैं आगे भेजना चाहते हैं, हम उन्हें भेजने में फेल हो जाते हैं। एट सम बैरियर्स ग्रोज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, क्योंकि कुछ बैरियर्स यानी कि जो अवरोधक होते हैं वो आ जाते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, विच प्रिवेंट्स, जो कि रोकते हैं सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को, ठीक है, और डिस्टोर्ट्स मैसेज और द प्रोसेस, और ख़राब करते हैं। डिस्टोर्ट्स का मतलब होता है ख़राब करते हैं मैसेज को और प्रोसेस को। एंड मेक्स कम्युनिकेशन मीनिंगलेस, और क्या होता है, कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको अर्थहीन बना देते हैं, ठीक है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं, यानी कि जब हम किसी को अपनी जो चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम दूसरे बंदे तक पहुँचाना चाहते हैं, हम उसे पहुँचा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है, जो सेंडर और रिसीवर होता है उनके बीच में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, जो कि वो जो पूरी कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको रोक देता है, तोड़ देता है, मैसेज को और उस पूरे प्रोसेस को ही खराब कर देता है। वो जो पूरी कम्युनिकेशन का फिर वो जो प्रोसेस होता है उसको एक अर्थहीन बना देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, when we are communicating orally, it may happen that communication environment is noisy and consequently receiver of message is not able to hear clearly। यानी कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं ओरली, यानी कि जब हम किसी से मुंह के द्वारा बातचीत करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, एनवायरनमेंट जो होता है उसके चारों तरफ बहुत शोर भरा हो सकता है, यानी कि जहाँ बैठकर हम बात कर रहे हैं हमारे चारों तरफ बहुत शोर हो सकता है, और इसलिए जो रिसीवर होता है वो मैसेज को क्लियरली सुन नहीं पाता है, ठीक है, मतलब उसे सफाई से वो मैसेज सुनाई नहीं देता है। एंड द नॉइजी एनवायरनमेंट, और वो जो पूरा शोर भरा वातावरण हो गया जो इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, वो एक बैरियर बन गया है, यानी कि एक अवरोधक बन गया, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इसमें हमने बैरियर्स जो होते हैं, यानी कि जो अवरोधक होते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए, उनका क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, उनको विभाजित किया है। सो बैरियर्स कैन बी ऑफ टू काइंड्स। तो जो बैरियर्स होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला चैनल नॉइज, दूसरा सिमेंटिक नॉइज। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन बैरियर और एनी अनवांटेड इंटरफेरेंस बिटवीन स्पीकर एंड रिसीवर विच हैम्पर्स कम्युनिकेशन फ्लो इज टर्म्ड एज नॉइज। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहता है, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो फील्ड होता है इसके अंदर जो कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं, यानी कम्युनिकेशन को रोकने वाले जो अवरोधक होते हैं, या फिर कोई अनवांटेड इंटरफेरेंस, यानी कि ना चाहने वाला जो हस्तक्षेप होता है स्पीकर और रिसीवर के बीच में, जो कि कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है, यानी बातचीत करने का जो पूरा फ्लो चल रहा होता है उसको बाधित कर दे, उसको रोक दे, तो उसको नॉइज कहते हैं, ठीक है। अभी हमने पहले पढ़ा कि नॉइज का मतलब शोर होता है, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन के फील्ड में नॉइज का मतलब होता है बैरियर, ठीक है। बैरियर और नॉइज अब में मतलब सेम होंगे, ठीक है। हम कहीं पे बैरियर वर्ड यूज कर सकते हैं, हम कहीं पे नॉइज वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने जब बैरियर्स के टू काइंड्स पढ़े, यानी बैरियर्स के दो प्रकार पढ़े, तो हमने उसमें चैनल नॉइज एंड सिमेंटिक नॉइज पढ़ा। नॉइज का मतलब बैरियर, यानी चैनल बैरियर एंड सिमेंटिक बैरियर। तो अब हम पहला पढ़ते हैं अपना, वो है हमारा चैनल नॉइज। व्हेन देयर इज एनी अनवांटेड इंटरफेरेंस इन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इट इज टर्म्ड एज चैनल नॉइज। यानी कि जब कोई ना चाहने वाला हस्तक्षेप हो जाए, इंटरफेरेंस हो जाए हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के मीडियम में, यानी कि माध्यम में, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, उसकी प्रक्रिया के माध्यम में ही अगर कोई ना चाहने वाली इंटरफेरेंस हो जाए तो उसको हम चैनल नॉइज बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, अब हम इसका एक एग्जांपल पर देखते हैं। अ नॉइजी मार्केट एंड इलिजिबल हैंडराइटिंग कैन बी टर्म्ड एज चैनल नॉइज। यानी कि एक शोर भरी पूरी मार्केट और अस्पष्ट, यानी कि समझ ना आने वाली जो हैंडराइटिंग होती है उनको हम चैनल नॉइज मान सकते हैं। एज इन बोथ केसेस द फैक्टर्स दैट क्रिएट कम्युनिकेशन फेलियर आर नोट एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ मैसेज। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो दोनों केसेस हो गए हमारे, यानी कि शोर भरी पूरी मार्केट हो गई और समझ ना आने वाली जो हमारी राइटिंग हो गई,
इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं कम्युनिकेशन फेलियर, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसे पूरा नहीं होने दे रहे, ठीक है, उसे फेल कर रहे हैं। आर नॉट एन इंट्रिंसिक पार्ट, तो ये जो है, ये जो फैक्टर हो गए, यानी कि जो शोर हो गया और ये समझना आने वाली राइटिंग हो गई, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मैसेज के इंट्रिंसिक पार्ट नहीं होते, यानी मैसेज के अंदर के हिस्से नहीं होते, ठीक है, ये बाहर के हिस्से होते हैं। अच्छा देखो ना फ्रेंड्स, आप कहीं बैठे हो, आप किसी को अपनी बात समझाना चाह रहे हो और आपके चारों तरफ बहुत शोर है, आपने जो अपना मैसेज देना चाहा उसमें थोड़ी कोई कमी है, नहीं ना, कमी कहाँ है, आपने जो मैसेज दिया उसमें तो कोई अवरोधक है ही नहीं, उसमें तो कोई बैरियर है ही नहीं, लेकिन बैरियर क्या बन रहा है, उसमें कमी क्या आ रही है, आपके चारों तरफ का शोर। तो अगर शोर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, आपके सामने जो आपका रिसीवर बैठा है आपके मैसेज को सुनने के लिए, वो मैसेज को ध्यान से नहीं सुन पाएगा, वो आपसे बार बार पूछेगा। तो क्या होता है, जो शोर भरी मार्केट होगा, या फिर अगर सोचो आपने किसी को कुछ लिख के भेजा, राइटिंग आपने मैसेज तो अपना बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन आपकी राइटिंग इतनी गंदी थी कि उसको समझ नहीं आया, तो भी क्या हो गया, यानी कि जब आपने कम्युनिकेट करने का, लिखने का माध्यम तरीका सोचा कि हम किसी को लिखकर किसी से बात करते हैं, अगर उसको वो बात समझ ही नहीं आई तो क्या फ़ायदा, यानी कि आपने जब आप दूसरे को अपनी बात समझा ही नहीं पाए तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस हुआ वो तो बीच में ही रुक गया ना, फेल हो गया ना। तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये इंट्रिंसिक पार्ट नहीं है मैसेज के। तो चैनल नॉइज में क्या होता है, चैनल नॉइज के अंदर जो बैरियर होता है वो मैसेज के बाहर का होता है, यानी संदेश के अंदर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता। इन वन केस इट इज़ कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट विच इज़ नॉट सुटेबल। तो एक केस के अंदर, इस केस के अंदर क्या है, जो कम्युनिकेशन का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जहाँ पे बातचीत चल रही है उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो सुटेबल नहीं है। एंड इन अदर केस, और दूसरे केस के अंदर, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स, यानी कि जो माध्यम है कम्युनिकेशन का, यानी कि राइटिंग, यानी कि जब हम किसी से लिखने के माध्यम से बात कर रहे हैं, इज़ नॉट रीडेबल, यानी कि जो उसकी राइटिंग हो गई वो पढ़ने लायक नहीं है। तो इसमें मैसेज में तो कोई कमी नहीं है, कमी बाहरी है, ठीक है। तो जब बाहरी कमी हो तो उसको चैनल नॉइज बोलते हैं। अब हम देखते हैं हमारे अनदर एग्जाम्पल्स किसके, चैनल नॉइज के। फर्स्ट है यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया। यूज यानी कि उपयोग करना इनअप्रोप्रिएट मीडिया का, यानी कि जो अनुचित हो, अयोग्य हो माध्यम का, ठीक है, गलत माध्यम का इस्तेमाल करना, मतलब इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ मीडिया टू कम्युनिकेट लीड टू मिसकम्युनिकेशन, यानी कि जब हम कोई गलत, अनुचित या फिर अयोग्य मीडियम यानी कि माध्यम चुन लेते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, लीड टू मिसकम्युनिकेशन, तो इससे क्या होता है, वो गलत फहमी का नेतृत्व करता है, यानी कि उससे हमारी गलत फहमी जो होती है वो पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ, यू आर मैनेजर ऑफ अ कंपनी, आप कोई कंपनी के मैनेजर हैं, विच इज़ अ बिडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, जिसे कि बिडिंग ले, यानी कि बिडिंग का मतलब होता है आज्ञा, जिससे कि आज्ञा लेनी है एक प्रोजेक्ट के लिए। विल इट बी पॉसिबल टू बिड फॉर प्रोजेक्ट यूजिंग ओरल कम्युनिकेशन, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो जो प्रोजेक्ट के लिए आज्ञा ले रहा है वो ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके ले ले। ओरल कम्युनिकेशन इज एन इनअप्रोप्रिएट मीडिया, तो जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो एक इनअप्रोप्रिएट मीडिया होती है। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, सोचो आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है, और आपको किसी चीज़ के लिए आपको बिडिंग करनी है, यानी किसी चीज़ के लिए आपको किसी की परमिशन लेनी है। तो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप किसी से ऐसी परमिशन ले लोगे तो उसे अच्छा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, सोचो आगे आपने तो आज किसी की परमिशन लेके वो काम कर दिया, लेकिन आगे से वो सामने वाला बंदा आगे चल के आपको कह दे कि आपने तो मेरी परमिशन ली ही नहीं, तो आप कैसे बताओगे कि हाँ मैंने आपकी परमिशन ली। ओरल कम्युनिकेशन में तो हो सकता है ना कि वो झूठ बोल दे सामने वाला बंदा कि भाई नहीं, तुमने मेरी परमिशन नहीं ली। ऐसे जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर अच्छे से काम चलाने के लिए, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, जो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है ना, यानी कि लिखकर, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे एज अ प्रूफ रखा जा सकता है। सोचो आपको बिडिंग करानी है, तो आपने पूरी एक डॉक्यूमेंट फाइल बनवा ली, आपने सामने वाले बंदे से साइन करा लिया कि भाई इस पे साइन करो कि हाँ आपने मुझे परमिशन दी है, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैनेजर के ऊपर तो उसका बॉस ही होगा ना, तो आपने बॉस से साइन करा लिया। तो इसलिए किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि बिडिंग जो है प्रोजेक्ट के करने के लिए, ओरल कम्युनिकेशन सही नहीं था, ये एक इनअप्रोप्रिएट तरीका था। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया किसका, चैनल नॉइज का। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल नॉइज इन द चैनल, तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। सो फिजिकल नॉइज इन द चैनल, चैनल का मतलब यहाँ पे माध्यम है, यानी कि शोर भरा, यानी कि जब शोर हो जाए माध्यम के अंदर। तो अनडिजायरेबल फिजिकल नॉइज इज अ ग्रेट बैरियर टू कम्युनिकेशन, एनी फिजिकल नॉइज विच इज नॉट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन कोज अ बैरियर। तो इसमें क्या बोला है, यानी कि अवांछनीय, जिसकी चाहत ना हो, जिसे हम ना चाहते हो। अगर कभी ना चाहते हुए भी जब हम कहीं बात कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो जाए, तो वो एक ग्रेट बैरियर बन जाता है, यानी कि वो बड़ा अवरोधक बन जाता है हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए। कोई भी फिजिकल नॉइज, कोई भी ऐसा शोर भरा या फिर कोई किसी चीज़ में गलती निकल जाना है, कोई कहीं से शोर, तो कोई भी फिजिकल नॉइज जो होता है
जो कि रिलेटेड नहीं होता हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस से, वो एक बैरियर बन जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया सेकेंड एग्जाम्पल, फिजिकल नॉइज इन द चैनल। तो चैनल नॉइज़ के अंदर हमने भी देखा कि चैनल नॉइज़ क्या होता है। उसके अंदर क्या होता है, मैसेज के अंदर कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जो माध्यम होता है उसके अंदर कमी होती है, यानी बाहरी कमियां होती हैं, लेकिन मैसेज के अंदर कोई कमी नहीं होती। तो हमने अभी पहला पढ़ा इनअप्रोप्रिएट माध्यम, यानी कि जब हम कोई गलत तरीके से किसी से कम्युनिकेट करना चाहें तो वो भी एक तरीका हो गया। तो उसमें भी हमारे मैसेज में तो कोई कमी नहीं थी ना, कमी बाहरी तरीके से हो गई। अब ये वाला भी था कि चारों, अगर हम कहीं बैठ के बात कर रहे हैं तो चारों तरफ जो शोर होता है वो, तो ये भी बाहर का शोर हो गया, हमारे मैसेज में कोई कमी नहीं थी। तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा फियर ऑफ सुपीरियर्स, यानी कि हमारे जो सुपीरियर होते हैं, यानी हमसे जो बड़े लोग होते हैं, हमसे जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं, उनका डर। इट ऑफन हैपन्स दैट वन वांट्स टू पास ऑन सम इंफॉर्मेशन टू वंस सुपीरियर्स बट शी या ही फील्स दैट सीनियर्स वुड बी ऑफेंडेड। यानी कि ऐसा बहुत बार होता है कि एक जो कोई होता है वो इन्फॉर्मेशन को सुपीरियर्स तक पहुंचाना तो चाहता है कोई, लेकिन वो जो होता है वो इसलिए नहीं पहुंचाता, इस डर की वजह से नहीं पहुंचाता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो अपमानित हो जाएंगे, ठीक है, वो ऑफेंडेड हो जाएंगे, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन को आगे तक नहीं पहुंचा पाता। द वे सुपीरियर वुड रिएक्ट make us not to communicate which can be a major barrier to smooth functioning of an organization। तो जो सुपीरियर का वे होता है, यानी रिएक्ट करने का जो वे होता है, वो हमें क्या कर देता है, कई बार कम्युनिकेट करने के लायक नहीं छोड़ता है। यानी कि ऐसा होता है ना कई बार कि जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं, उनका डर लगता है कि अगर हमने उसे बता दिया तो क्या पता वो गुस्सा हो जाए। तो यानी कि जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं उनका जो रिएक्ट करने का तरीका होता है, मेक अस नॉट टू कम्युनिकेट, वो हमें कम्युनिकेट करने के लायक नहीं रहते फिर हम, विच कैन बी अ मेजर बैरियर, तो जो कि क्या होता है, मेजर बैरियर बन जाता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर पाती है उसकी वजह से। अगर कोई एम्प्लॉय अपने सुपीरियर से अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहा है तो वो जो कंपनी हो गई वो अच्छे से काम कैसे करेगी। तो इसमें ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल, फियर ऑफ सुपीरियर्स। तो इसमें भी आपने देखा कि मैसेज में कमी नहीं थी, कमी क्या थी, बाहरी कमी थी, तो इसमें कमी थी हमारी सुपीरियर्स का डर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी। क्या है कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी? तो व्हेन वी आर सिलेक्टिव इन अवर लिसनिंग इट कैन बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। यानी कि जब हम सिलेक्टिव बन जाते हैं, यानी चुनने वाले बन जाते हैं अपनी लिसनिंग में। यानी कि सोचो 10 आदमी बैठे हैं सामने, लेकिन आपने सोच ही लिया कि मेरे को तो सिर्फ इस एक ही को सुनना है, ठीक है, या फिर मुझे तो सिर्फ इन 2 को सुनना है। तो क्या हो गए, आप सिलेक्टिव हो गए लिसनिंग के लिए, यानी कि आप सिर्फ उन्हीं 2 को सुनना चाहते हो और वो को सुनना ही नहीं चाहते। तो क्या होगा, इट कैन बी अ बैरियर। तो ये क्या है, ये भी एक बैरियर बन जाते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। इट ऑल्सो कैन बी अ बैरियर, और ये एक बैरियर बन जाते हैं भी when one decides to read only parts of a document। जब कोई ये डिसाइड कर लेता है कि वो किसी डॉक्यूमेंट का सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ेगा, ठीक है। यानी कि सोचो ना, अभी मैंने आपको बताया 10 लोग बैठे हैं, आपने चुन लिया कि मैं 4 या 5 की बात सुनूंगा, बाकी के मैं सुनूंगा नहीं। तो आप सिलेक्टिव हो गए अपनी लिसनिंग के लिए, यानी कि आप सुनने के लिए सिलेक्टिव हो गए कि हाँ मैं सिर्फ इन्हीं की सुनूंगा, तो वो एक बैरियर का काम करेगा। या फिर सोचो कोई आपके सामने कोई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आया, आपने उसे पूरे पढ़ने की बजाय सोच रहे ये पार्ट पढ़ लेता हूँ बस, बाकी छोड़ो। तो फिर क्या होगा, आप उस डॉक्यूमेंट के लिए भी सिलेक्टिव हो गए कि हाँ मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा। तो उससे क्या होगा, वो भी एक बैरियर बन जाएगा आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ठीक। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट हमारा पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग यानी कि जो अच्छे लोग, मतलब जो अच्छे तरीके से ना सुने। इफ़ वन इज़ अ पुअर लिसनर, यानी कि अगर कोई एक पुअर लिसनर हो, यानी कि जो सुनने वाला होता है वो बहुत पुअर हो, यानी कि वो अच्छे से ना सुन रहा हो, ठीक है, पूरा ध्यान लगा के ना सुन रहा हो, वो एक पुअर लिसनर हो, देन इट कैन इटसेल्फ बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो क्या होता है, ये खुद में एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि सोचो मैं अभी आपको कोई बात समझा रही हूँ, अगर आप मेरी बात अच्छे से ना समझ रहे हो, सुनने की कोशिश ना कर रहे हो, मेरी बातों को अनसुना कर रहे हो, यानी कि आप एक पुअर लिसनर बन गए हो, तो वो आपके लिए खुद के लिए एक बैरियर का काम कर जाएगा, वो आपका बिहेवियर। तो उससे क्या होगा, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, और अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी तो मेरा जो कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस हो गया वो बीच में ही टूट जाएगा। तो इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी हमारे मैसेज के अंदर कोई कमी नहीं है, कमी क्या है, बाहरी कमी है, इसमें हमारे अंदर कमी है, ठीक। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी कि जब किसी जानकारी की ओवरलोड हो जाए, यानी बहुत सारी जानकारियां मिल जाएं, एक किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाए जितनी की ज़रूरत भी ना हो, तो उसे कह देते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है। अ मैसेज शुड ओनली प्रोवाइड दैट मच इन्फो एज इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इट। यानी कि जो एक मैसेज होता है उसमें उसे सिर्फ इतनी
जो इन्फॉर्मेशन होती है इतनी प्रदान करनी चाहिए जितने में कि वो मैसेज समझ आ जाए। टू मच इन्फो कैन लीड टू सिचुएशन वेयर इंटेंटेड मैसेज इज लॉस्ट। ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की, वो ऐसी सिचुएशन आ देती है जिससे कि जो मैसेज हम कहना चाह रहे हैं वो लॉस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, यानी कि वो समझ नहीं आता है। यानी कि जो हमारा पॉइंट है, हमें कहना चाह रहा है कि एक मैसेज को सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जितनी कि उस मैसेज को समझने के लिए ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, यानी इतनी दे देंगे, तो जो सुनने वाला होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस टॉपिक में ऐसा था क्या। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ये भी हमारा चैनल नॉइस का एक एग्जाम्पल हो गया। हमारा चैनल नॉइस कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे हमारा सिमेंटिक नॉइस। क्या देखेंगे? सिमेंटिक नॉइस। सिमेंटिक नॉइस कैन बी डिफाइंड एज नॉइस और बैरियर दैट इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन अ मैसेज। यानी कि सिमेंटिक नॉइस जो उसको डिफाइंड किया जाता है नॉइज या फिर बैरियर के तौर पर। नॉइज और बैरियर एक जैसे वर्ड्स हैं, ठीक। दैट इज जनरेटेड, जो कि उत्पन्न होते हैं फ्रॉम विद इन अ मैसेज, एक मैसेज के अंदर से ही। यानी कि अगर कोई मैसेज के अंदर कोई कमी हो तो उसे कहते हैं सिमेंटिक नॉइज। मैंने फ्रेंड्स आपको भी बार बार बता रही थी मैं पहले भी कि चैनल नॉइज होता है अगर मैसेज के बाहर कोई कमी है, यानी मैसेज में कोई कमी नहीं है लेकिन जहाँ हम बैठकर एनवायरनमेंट कर रहे हैं उसमें कोई कमी है, यानी बाहरी माध्यम में अगर कोई कमी है तो वो होती है हमारी चैनल नॉइज। लेकिन अगर हमारे मैसेज के अंदर ही कोई कमी है तो वो होता है हमारा सिमेंटिक नॉइज। फॉर एग्जाम्पल, if someone says that the bark is strong, then meaning of sentence will depend on the context in which it is spoken। यानी कि अगर कोई ये कहता है कि जो बार्क है वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ठीक है, तो जो उसका मतलब होता है सेंटेंस का वो डिपेंड करता है कि वो किस संदर्भ में कही गई बात है, यानी कि वो बात किस बात को लेकर कही गई है। इन वन कंटेक्स्ट, एक बार अगर एक तरीके से देखें तो इट में मीन्स, इसका मतलब हो सकता है अ डॉग्स बार्क, यानी कि कुत्ता जो भौंकता है। और दूसरे तरीके से देखें तो इन अनदर वे में देखें तो बार्क जो होती है वो ट्री, यानी कि जो पेड़ होता है, पेड़ की छाल को भी बार्क कहते हैं। सो इफ कंटेक्स्ट इज नॉट गिवन, अगर हमें यह ना बताया जाए कि किस संदर्भ में बात कही गई है, किसके बारे में कही गई है, देन मीनिंग इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, तो जो मतलब होता है उस सेंटेंस का वो समझने लायक नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया फ्रेंड्स, द बार्क इज स्ट्रॉन्ग। अब क्या पता कोई सोच ले यहाँ पे कि जो कुत्ते ने भौंका वो बहुत ज्यादा ताकत के साथ भौंका है इसलिए कह दिया द बार्क इज स्ट्रॉन्ग। या फिर अगर किसी को पता है कि हाँ जो पेड़ होती है उसकी छाल जो होती है उसके ऊपर उसको भी बार्क कहते हैं, तो हाँ वो समझ सकता है कि हाँ जो पेड़ की छाल है वो बहुत मजबूत है। तो जो कंटेक्स्ट होता है, यानी हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम किस बात को लेकर बात कह रहे हैं, ये पता होना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेंटिक नॉइज। और फर्स्ट है लिमिटेड वोकैबुलरी, यानी अगर किसी को बहुत ज्यादा सीमित शब्दावली की ज्ञान हो, यानी कि वोकैबुलरी का मतलब होता है फ्रेंड्स यानी शब्दों की जो जानकारी होती है, अगर वो किसी को बहुत कम हो यानी लिमिटेड हो, कुछ ही शब्दों की जानकारी हो, तो जो हमारे वो होता है ना कम्युनिकेशन, उसमें एक बैरियर आ जाता है, ठीक है। लिमिटेड वोकैबुलरी कैन बिकम अ बैरियर टू कम्युनिकेशन एज इट कैन क्रिएट नॉट ओनली अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग थिंग बट ऑल्सो मे लीड टू अ सिचुएशन वेयर पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस व्हाट शी या ही इंटेंड्स टू एक्सप्रेस। यानी कि जो लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, यानी शब्दों की जो जानकारी होती है, अगर वो सीमित हो तो ये जो होती है एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ये क्या करता है, इट कैन क्रिएट, ये क्रिएट कर सकता है यानी पैदा कर सकता है नॉट ओनली अ प्रॉब्लम, सिर्फ एक प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सिर्फ ये समझने में ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता, यानी बट ऑल्सो में लीड टू अ सिचुएशन, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी हालात को भी पैदा कर सकता है वेयर पर्सन इज नॉट एबल, जहाँ पे कि जो आदमी होता है वो अपनी बात को समझाने के लायक ही न बचे। अच्छा सोचो ना, अगर जैसे कि मेरे को वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करना है, किस मतलब का यानी कि किस शब्द का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको कोई बात कैसे समझा पाऊंगी। तो या और अगर मैं तो नहीं समझा पाई, ठीक है, और अगर ठीक है मेरे को तो सारे शब्दों का ज्ञान है, लेकिन अगर आपको नहीं है और मैं सब बोलकर निकल गई लेकिन आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो क्या जो मैं समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ आएगा? नहीं ना। इसलिए जो लिमिटेड वोकैबुलरी होती है ये एक एग्जाम्पल है हमारे सिमेंटिक नॉइज का, जो कि एक बैरियर की तरह काम करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है बेमेल, यानी कि तालमेल ना बैठना, किसके बीच में, वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज के बीच में अगर कभी तालमेल ना बैठे, ठीक है, तो वो भी हमारे एक एग्जाम्पल है सिमेंटिक नॉइज। तो पढ़ते हैं उसको। वी कम्युनिकेट नॉट ओनली विद वर्ड्स बट ऑल्सो विद नॉन वर्बल क्यूज, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम सिर्फ शब्दों के द्वारा ही बात नहीं करते, हम संकेत के द्वारा भी बात करते हैं, यानी कि बिना बोले अपने हाथ को हिलाकर
ठीक है, हम उनसे भी बात करते हैं। जैसे कि कौन से संकेत, जैसे कि हमारी ड्रेस, हमने क्या कपड़े पहने, आई कांटेक्ट, किसी से आंखों में आंखें मिलाकर बात करना, फिजिकल टच, किसी को टच करके बात करना, फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे के हाव भाव क्या है, हम इन सब के द्वारा भी नॉन वर्बल क्यूज, इन नॉन वर्बल क्यूज के द्वारा भी हम बात करते हैं। ठीक है, इट इज एसेंशियल, तो ये जरूरी है कि हमारे जो इशारे होते हैं, यानी हमारे जो जेस्चर्स होता है, हमारे जो पोस्चर होते हैं, हमारे शरीर का जो हाव भाव होता है, वो कंपैटिबल हो हमारे शब्दों के साथ, यानी कि वो उनका तालमेल हो हमारे शब्दों के साथ, वो हमारे शब्दों के मुताबिक हो। Whenever it is not so, जब कभी भी ऐसा नहीं होता, we are misinterpreted और misunderstood, तो क्या होता है, हम गलत बात समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि सोचो, अगर मैं आपको कोई बात समझाना चाह रही हूँ और आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आपको कह कुछ रही हूँ, लेकिन मेरे हाव भाव जो है, मेरे इशारे जो है, वो कुछ और है, मतलब आगे पीछे हो रहे हैं, उनका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, तो आपको क्या होगा, कई बार मेरी बात सुनते हुए भी गलत समझ आएगी। ठीक है, आपने सही सुनी है, लेकिन आपको मेरे इशारों की वजह से, इन सब की वजह से गलत समझ आएगी। ठीक, तो ये एक और होगा हमारा सिमेंटिक नॉइज का एग्जाम्पल। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग अजम्पशंस एंड इंटरफेरेंसेस। रॉन्ग अजम्पशन का मतलब होता है जब हम कोई गलत बात मान ले, ठीक है, कल्पना कर ले या फिर मानी हुई बात, तो जब हम कोई गलत बात मान ले या फिर कल्पना कर ले, कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन, तो इससे भी क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर आर लेटर्स रिटन बाय 2 डिपार्टमेंट्स, one department writes a letter to other department without referring to earlier communication and head of other department has changed। यानी कि सोचो, आपने 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट का जो कोई भी स्टाफ समझ लो, ठीक है, उसने दूसरे डिपार्टमेंट के हेड को लेटर लिखा है, वो पहले भी लेटर लिख चुका है, उसने दूसरी बार लिखा है, लेकिन अब क्या हुआ है, हेड जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, वो उस डिपार्टमेंट का वो चेंज हो गया, और लेकिन उस दूसरे वाले डिपार्टमेंट का जो हेड था, उसे ये पता ही नहीं कि पहले क्या बात हुई थी, और वो जो बंदा था उसने ये भी नहीं बताया कि हमारी पहले बात हो चुकी है इस मुद्दे पे या फिर नहीं हुई है। तो फिर क्या होगा, वो जो नया हेड आया है, चांसेस होंगे ना कि उसे वो बात समझ ही नहीं आए कि उसने क्या कहा है। अब जब उसे उस बात के बारे में पता ही नहीं है कि इनकी पहले कभी कोई बात हुई थी इस डिपार्टमेंट से या फिर क्या बात हुई थी, तो वो अब इसकी बात को कैसे समझ पाएगा, तो इससे क्या हो जाएगी, वो गलत बात समझ लेगा, तो इससे क्या होगा, वो एक बैरियर बन जाएगा, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। सो देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट लेटर वुड नॉट सर्व इट्स पर्पस, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा एक ऐसा मौका बना रहेगा कि जो वो लेटर है, वो जो उसको काम करना था, यानी कि जो उसका उद्देश्य था, यानी वो लेटर जो था जिस उद्देश्य के साथ लिखा गया था उस हेड को, तो वो उसको समझ ही नहीं पाएगा, यानी कि लेटर ने अपना काम किया ही नहीं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी मैसेज के अंदर कमी हो गई, ठीक है, कि उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक्ड कैटेगरीज। इन जनरल वी रिएक्ट पॉजिटिवली टू एन इन्फो ओनली इफ इट अकॉर्डिंग टू आवर व्यूज एंड एटीट्यूड्स, बट व्हेन वी रिसीव इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई आवर व्यूज एंड एटीट्यूड्स देन वी रिएक्ट नेगेटिवली, दिस एक्ट एज अ बैरियर। जनरली क्या होता है, हम पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं उन इन्फॉर्मेशन पे या फिर उन बातों पे जो हमारे व्यूज़, जो हमारे विचार और एटीट्यूड्स के साथ मैच करती है, यानी जो उनके अनुसार होती है, यानी जो चीज़ हमें सही लगती है हम उसी को लेके पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर कभी हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर ले हम, या फिर कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो हमारे लिए सही नहीं है, जिससे कि हम सही नहीं समझते, ठीक है, तो उनके ऊपर हम नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, ये भी एक एक्ट करता है बैरियर की तरह। फॉर एग्जाम्पल, यू थिंक दैट यू कैन नेवर सॉल्व अकाउंट्स एज यू आर वेरी पुअर इन दैट फील्ड। क्या है, जैसे कि तुम सोचते हो कि तुम जो अकाउंट्स होता है उसको कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि तुम अकाउंट्स में बहुत बुरे हो। सो व्हेनेवर एनी क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंट रीचेस यू, तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन अकाउंट का तुम्हारे पास तक आएगा, यू पास ऑन द वर्क टू समवन एल्स थिंकिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, तो तुम क्या करोगे, तुम वो जो क्वेश्चन है वो किसी और को दे दोगे, समवन एल्स मतलब किसी और को, ये सोचकर कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इसे हैंडल कर सको। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक्ड कैटेगरीज, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ब्लॉक्ड कैटेगरीज का। तो यानी कि जब तुम ये समझ लो कि तुम कोई काम कर ही नहीं सकते हो, तुमने उस कैटेगरी के काम को ब्लॉक ही कर दिया है कि हाँ ये मुझे करना ही नहीं है, ठीक है, और वो काम अगर तुम पे कभी आता है तो तुम उसको दूसरे को दे दो और उस काम पे आप नेगेटिवली रिएक्ट करो, यानी कि अरे छोड़ ना, मेरे को नहीं आता, भाड़ में जाए, मैं नहीं कर रहा, तो अगर आप उस बात को लेकर नेगेटिव रिएक्ट करो, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा ब्लॉक्ड कैटेगरीज का, तुमने एक कैटेगरी जो है उसको ब्लॉक ही कर दिया है अपनी कम्युनिकेशन में से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेटजीज टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि अब हम ऐसे स्ट्रेटजीज को देखने वाले हैं जो कि हमें बाहर निकलने में या फिर उभरने में मदद करे कम्युनिकेशन के बैरियर्स से। ओके, हमने अभी अपने फर्स्ट जो हमारी पूरी वीडियो थी इसके अंदर अभी तक हम बैरियर्स पढ़ चुके हैं,
2 टाइप्स के बैरियर्स पढ़े हमने, सिमेंटिक नॉइस एंड जो हमारा चैनल नॉइस था, हमने उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़े। अब हम देखेंगे कि हम इन बैरियर्स से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इनसे उभर कैसे सकते हैं। इफ वन डिजायर्स टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर then one learn ways to avoid barriers so that communication failures do not happen। यानी कि अगर कोई चाहता है इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने का मतलब यानी कि वो प्रभावी बातचीत करने वाला बनना चाहता है, ठीक है। यानी कि वो जब भी अपनी बात किसी को कहे तो बहुत अच्छे से समझा पाए, दूसरे बंदे उसकी बात को ध्यान से सुने। तो अगर वो ऐसा बनना चाहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहता है, तो उसे तरीके सीखने पड़ेंगे। किस चीज़ के? बैरियर्स को अवॉइड करने के। तो जिससे कि क्या होगी, उसकी कम्युनिकेशन जो है वो फेल ही नहीं होगी। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, फॉलोइंग स्टेप्स कैन हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एज ये जो हमारे स्टेप्स हैं ये हमें मदद कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले जो बंदा होता है जो अपनी बात को कहने वाला है, उसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, यानी उसकी पहचान करनी चाहिए कि दिक्कत क्या आ रही है। फिर फाइंड द कॉज और बैरियर। फिर उसे दूसरा काम होता है उसका, दिक्कत जानने के बाद कि उसका कारण क्या है, यानी कि वो जो बैरियर है उसका कारण क्या है, यानी कि वो प्रॉब्लम किस कारण की वजह से आ रही है। वर्क ऑन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। फिर उसे जब वो उसका कारण भी जान गया, फिर उसे दूसरे तरीके पर काम करना चाहिए। ऑप्टेड फॉर बेस्ट सॉल्यूशन, मतलब उसे दूसरे तरीके सोचने चाहिए कि और कौन से तरीके हो सकते हैं। फिर उसे सबसे वाला जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको चुन लेना चाहिए। ऑप्टेड का मतलब होता है विकल्प चुनना, ठीक है। तो जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको वो चुनना चाहिए। एंड फॉलो अप रिग्रेसली, और उसे वो फॉलो करना चाहिए सख्ती से, एकदम जल्दी से सख्ती से वो उसे फॉलो कर सकता है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे बैरियर्स होंगे कम्युनिकेशन के, उनसे हम ओवरकम कर जाएंगे, उनसे हम बाहर निकल जाएंगे। यानी कि पहले ओवरकम करने के लिए हमें बैरियर्स से क्या करना है, पहले हमें प्रॉब्लम को पहचानना है, फिर दूसरा उसके कारण को पहचानना है, फिर तरीके सोचने हैं कि इनसे बाहर निकल के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फिर जो बेस्ट सोल्यूशन होता है उस पर काम करना है और फिर उसको सख्ती से फॉलो करना है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हो गए। तो इस टॉपिक है हमारा 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें हमें 7 C's पढ़ने हैं, किसके? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज थॉट दैट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर इज अ नीड टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स या फिर रूल्स विच आर नोन एज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्या है कि ये सोचा जाता है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसको करने के लिए, यानी कि प्रभावी बातचीत के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, या फिर कुछ नॉर्म्स यानी कि कुछ मानदंड या फिर कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, विच आर नोन एज, जिन्हें कि जाना जाता है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के तौर पर। यानी कि अगर किसी को इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो उसको कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए और जिन्हें हम क्या कहते हैं, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दीज नॉर्म्स का मतलब होता है फ्रेंड्स मानदंड या फिर रूल्स भी कह सकते। तो ये जो नॉर्म्स होते हैं अप्लाई बोथ इन रिटन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन। ये अप्लाई होते हैं दोनों में, रिटन में भी और ओरल कम्युनिकेशन में भी। यानी कि जब हम किसी से रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, लिखकर बात करते हैं, तो उसमें भी हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, या फिर अगर हम किसी से बोलकर बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमें इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सो अब देखते हैं हमारे द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 7 C's है क्या? फर्स्ट है हमारा कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है संपूर्णता यानी पूरा। एनी कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट इन सेंस दैट अ मैसेज शुड कन्वेज ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग मैसेज। यानी कि कोई भी बातचीत जब हम करते हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, किसकी समझ में? यानी कि जो मैसेज होता है वो सारी बातें कन्वे करे, वो आगे वो सारी बातें भेजे जिससे कि उस मैसेज को पूरी तरीके से समझा जा सके। यानी कि कोई कम्युनिकेशन जो होती है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो जो हमारा मैसेज होता है वो पूरा होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा सुनने वाला होता है यानी कि जो हमारा रिसीवर होता है वो उस मैसेज को अच्छे से समझ सके, उसको उसे समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंप्लीटनेस। सेकेंड है हमारा क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब ही होता है स्पष्टता, यानी सफाई से कहना, किसी को कोई बात स्पष्टता के साथ समझाना। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज दैट मैसेज शुड बी क्लटर फ्री एज पॉसिबल एंड दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। यानी क्लैरिटी यानी स्पष्टता जो होती है कम्युनिकेशन के अंदर, इसका काम होता है सूचित करना दैट मैसेज शुड बी क्लटर, कि जो मैसेज है वो हल्ला या फिर अव्यवस्था से फ्री होना चाहिए, यानी मुक्त होना चाहिए। यानी कि जो मैसेज होता है उसमें कोई भी हल्ला नहीं होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, कोई भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड दैट इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल, और जो मैसेज है वो आसानी से समझने लायक होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स मैसेज जो होता है उसे सफाई से बोलना चाहिए, उसमें कोई शोर शराबा ना हो, ताकि जो हमारे रिसीवर होता है वो उसको आसानी से समझ सके, उसको मैसेज को समझने में कोई दिक्कत ना आए। अगर हमारा जो सामने वाला रिसीवर होता है वो बात को, हमारी कही हुई बात को अच्छे से समझ जाएगा,
तो तभी तो हमारी बातचीत जो है इफेक्टिव कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा कॉर्टसी। ओके, तो इसका मतलब होता है विनम्रता, यानी किसी से प्यार से बात करना, आराम से बात करना, बिना किसी को चिल्लाए। कॉर्टसी इन कम्युनिकेशन implies that sender should respect receivers in terms of polite, judicious and enthusiastic। यानी कि कॉर्टसी कम्युनिकेशन में इसका क्या मतलब होता है? विनम्रता का कम्युनिकेशन में काम होता है कि जो सेंडर होता है वो शुड रेस्पेक्ट रिसीवर्स, उसे रिसीवर्स का जो पहलू होता है उसकी इज्जत करनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ पोलाइट, यानी उसे रिसीवर से नम्रता से बात करनी चाहिए, उसे उससे विवेकशील रहना चाहिए, उसके साथ प्यार से बात करे, ठंडे दिमाग से बात करें। एंड एंथुसियास्टिक, यानी कि उत्साही होकर बात करें। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव एटमोसफेयर फॉर कम्युनिकेशन। तो ये जो उसकी सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो बात करने वाला हमारा सेंडर होता है, अगर वो नम्रता से बात करेगा, जुडिशियस एंड एंथुसियास्टिक उत्साही होकर बात करेगा, तो ये क्या होगा? ये एक ऐसा एटमोसफेयर, ये एक पॉजिटिव एटमोसफेयर बना देगा कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। एंड लीड्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और जिससे कि क्या होगी, हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो इफेक्टिव हो जाएगी। यानी कि सेंडर को हमेशा अपने रिसीवर्स की इस रेस्पेक्ट करके बात करनी चाहिए, यानी इज्जत से बात करनी चाहिए हमेशा अपने रिसीवर से, उससे नम्रता से, विवेकशीलता से, यानी दिमाग को ठंडा रख के और उत्साही तरीके से बात करनी चाहिए, ताकि जो हमारा रिसीवर है वो हमारी बात को सुनता हुआ बोर भी ना हो और उसको बात समझ भी आ जाए और एक बहुत पॉजिटिव एटमोसफेयर बना रहे। फोर्थ है हमारा करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब ये शुद्धता, यानी कि किसी कमी का ना होना। ओके, कोई भी गलती ना होना। करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन मीन्स, यानी कि कम्युनिकेशन में करेक्टनेस का होने का मतलब होता है दैट देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एरर्स, यानी कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। एंड नो डॉब्शियसनेस इन फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि कोई घबराहट ना हो और आंकड़ों में या फिर फैक्ट्स में, तथ्यों में कोई घबराहट ना हो। यानी कि जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, यानी कोई जैसे कि बात करने का तरीका होता है वो उसमें कोई गलती ना हो, या फिर हम जो किसी से बात करते हैं हम उससे घबराहट यानी घबरा कर बात ना करें। और जब हम यानी कि फिगर्स, यानी कि जब हम किसी को कोई आंकड़े बताते हैं, कोई बात बताते हैं तो उसमें घबराहट ना हो, गलती ना हो। करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन बिल्ड्स अप ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि जब हम किसी को सही बात बताते हैं, बिल्कुल सच्ची बात बताते हैं, तो उससे क्या होता है, जो सेंडर और जो रिसीवर होता है उनके बीच में ट्रस्ट बनता है, यानी कि विश्वास पैदा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फोर्थ सी था करेक्टनेस, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो बिल्कुल सच्ची बात करनी चाहिए, सफाई के साथ बात करनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ देखते हैं हमारा कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि जो भी मैसेज हम दे रहे हैं उसको पूरा बहुत बड़ा ना करके उसको छोटे में समझा देना, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मीन वाइल कम्युनिकेटिंग वन शुड ट्राई टू मेक अ मैसेज एज शॉर्ट एज पॉसिबल। या इसका मतलब होता है, यानी कि जब कोई बात कर रहा है किसी से तो वो जो सेंडर होता है उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने मैसेज को छोटा सा छोटा बना दे, यानी कि वो जितने छोटे से छोटे मैसेज को अपना आगे तक पहुंचा सकता है, दूसरे को बात समझा सकता है, तो उसे ऐसा करना चाहिए। ये नहीं कि एक छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा बताए। कंसाइजनेस नॉट ओनली सेव टाइम, जो इस कंसाइजनेस होता है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम ही नहीं बचाता है, बट ऑल्सो मेक मैसेज इफेक्टिव। लेकिन ये क्या करता है, ये मैसेज को भी इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता है ऑडियंस के लिए। होता है ना कई बार कि जितनी लंबी चौड़ी बात करते हैं जो हमारे सुनने वाली ऑडियंस होती है वो बोर हो जाती है, तो छोटी से छोटी बात बताओ लेकिन अच्छे से बताओ। सिक्स्थ है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब विचार या फिर ध्यान। कंसिडरेशन इन कम्युनिकेशन मीन्स दैट सेंडर ऑफ मैसेज थिंक्स इन टर्म ऑफ रिसीवर्स व्यूज, माइंडसेट, एजुकेशन लेवल एटसेट्रा to ensure that message sent is comprehended properly by receiver। यानी कंसिडरेशन का मतलब होता है, यानी कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो जो सेंडर होता है उसको मैसेज रिसीवर के विचारों को, उसके माइंडसेट को, उसके एजुकेशन लेवल को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, ये इंश्योर करता है यानी पक्का करता है कि जो मैसेज भेजा गया है वो अच्छे से समझ आ रहा है रिसीवर को, यानी रिसीवर उसको अच्छे से समझ सकता है, ठीक। यानी कि सोचो ना, अगर कोई एक बहुत बड़ा आदमी जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो हम जैसों से बात करो, बहुत नॉलेज वाली बातें कर रहा है जो हमें पल्ले ही नहीं पड़ रही, कुछ फ़ायदा? क्या वो कम्युनिकेशन पूरी हो पाएगी? जब कोई बात हमें समझ ही नहीं आ रही है तो क्या वो कम्युनिकेशन पूरी होगी? जब वो कम्युनिकेशन ही नहीं पूरी हो रही तो वो इफेक्टिव कहाँ से हो जाएगी? तो जब भी कोई सेंडर बात कर रहा है तो उसको हमेशा अपने रिसीवर्स के माइंडसेट, उसके व्यूज़ और उसके एजुकेशन लेवल के हिसाब से बात करनी चाहिए, ताकि जो रिसीवर होता है वो उसको बात को अच्छे से समझ सके। ओके, तो ये हो गया हमारा कंसिडरेशन, यानी कि इन सबको ध्यान में रखते हुए बात करें।
सेवेंथ है हमारा कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब होता है स्थूलता, यानी कि जो वो बात कह रहा है, सेंडर ने जो बात कह दी वो उस पर बना रहे, अडिग रहे। कंक्रीटनेस इन कम्युनिकेशन मीन्स बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर rather than fuzzy. Concreteness strengthens the confidence. It makes communication effective and trustworthy. Concreteness का मतलब मैंने बताया स्थूलता। तो इसका क्या होता है कम्युनिकेशन में? इसका मतलब होता है कि किसी भी बात को लेके क्लियर रहना, फुजी ना रहना, यानी कि किसी भी बात को लेके कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है, घबराना नहीं, क्लियर रहना, बिल्कुल साफ रहना कि हाँ ये बात मैंने कही थी और मैंने इस तरीके से कही थी। कंक्रीटनेस स्ट्रेंथन्स, जो कंक्रीटनेस होती है किसी भी मैसेज की, वो स्ट्रेंथन्स करती है, मजबूत करती है कॉन्फिडेंस को। इट मेक्स, ये जो कहती है बनाती है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और ट्रस्टवर्दी, यानी विश्वास करने लायक बनाती है। सोचो ना, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले कुछ और कहा, और आप अगर मुझसे कोई पूछो कि अगर आपने तो ये कहा था, मैं कह दूँ नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, तो क्या होगा? वो जो हमारी कम्युनिकेशन होगी क्या वो ट्रस्टवर्दी होगी? क्या आप मुझ पर दोबारा से विश्वास कर सकोगे? नहीं ना। और फिर क्या है, वो मेरी जो कम्युनिकेशन होगी मैं आपको कंफ्यूज भी कर सकती हूँ कि हाँ मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। तो जो हम एक बात पे अड़े रहना चाहिए, यानी जो एक बात कही है उसे अच्छे से कहो, बिना किसी घबराहट, बिना किसी गलती के कहो। तो उससे क्या होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और दूसरे वाला जो बंदा है वो आप पे विश्वास भी कर सकेगा, और जो आपकी कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो भी इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये थे हमारे 7 C's कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो जरूर कीजिए।